कमजोरी भरे बाजार में निचले स्तरों पर करते हुए कारोबार, हल्की फुल्की रिकवरी के आसार दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ बाजार रिकवर हो पाएंगे, कुछ अहम लेवल को होल्ड कर पाएंगे, या फिर रहेगी आज कमजोरी ही? और क्या करें कल के बड़े दिन से पहले की तैयारी? स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ग्लोबल बाजार से उतना सहारा नहीं मिला है, बट हाँ, हमारे बाजार अब इन लेवल्स पर क्या करेंगे ये जानना है जरूरी। अब बताएं सर, इस समय की सबसे पहले तो बड़ी बातें कौन सी? लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट दिख रही है दीप, और निफ्टी 16,400 के करीब है, थोड़ा सा नीचे 16,350 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक पहुंचा है और वहां से रिकवरी की कोशिश होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी 35,000 के नीचे, थोड़ा सा वहां पर कमजोरी 400 अंकों की आपको नजर आएगी। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, जो डिफेंसिव माने जाने वाले तीनों ही सेक्टर से सबसे ज्यादा बिकवाली यहीं से आती हुई दिख रही है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज मजबूत है, 1% करीबन यहाँ पर तेजी है। थोड़ी सरकारी कंपनियों में खरीदारी होती हुई दिख रही है। बाकी बाजार मामला थोड़ा सा ढीला है। डाउ फ्यूचर्स 100-125 अंक नीचे है। हल्की फुल्की रिकवरी के आसार डाउ फ्यूचर्स में नजर आए थे, लेकिन कोई खास रिकवरी हो वैसा वहां भी नहीं दिख रहा है। और यूरोप के बाजारों में 0.5% तक का नुकसान आपको दिखेगा। तो ग्लोबल संकेत कमजोरी के हैं और हमारे यहाँ भी डिफेंसिव शेयरों में बिकवाली, और दो अहम लेवल हैं जिनके नीचे बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 16,400 और 35,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी दी बिल्कुल, तो यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, और ग्लोबल बाजार भी ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं। कल ऑफ कोर्स हमारे लिए बड़ा इवेंट रिस्क है सर, और उस पर तो हम बात करेंगे। इस समय का एक्शन कैसे समझना है? बड़े इवेंट से पहले थोड़ा बाजार हल्के होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे देखें, या फिर कुछ नया ट्रिगर नहीं मिल रहा है? ग्लोबल भी सुस्ती है, तो इसलिए हमारे बाजार में भी सोचा कि थोड़ा ज्यादा हम ही गिर जाए। बेसिकली दीप, दो रीजन है। एक तो जो एक्सटर्नल सपोर्ट जो चाहिए आपको, जिसकी वजह से हम ऊपर या नीचे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमें हमारे अपने ट्रिगर्स पर भरोसा है नहीं। तो जिस तरह का प्रदर्शन हमें अमेरिकी बाजारों से मिलता है या डाउ फ्यूचर से मिलता है, कमोबेश हम वैसा ही प्रदर्शन हमारे यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो वहां से संकेत कोई खास अच्छे है नहीं। लगातार अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे की तरफ ही ट्रेड करते दिख रहे हैं, 100-125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स पर हैं हम, 60-65 पॉइंट नीचे हम नेस्डेक फ्यूचर्स में हैं। यूरोप वगैरह भी कमजोरी खुला है। कहीं किसी मार्केट में कोई बढ़िया रिकवरी, अच्छी मजबूती, या अमेरिकी फ्यूचर्स में रिकवरी के कोई खास संकेत है नहीं। तो पहला बड़ा ट्रिगर हमें जो मिलता है वो ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है, और वो अच्छा नहीं है। और स्पेशली जब आपके सामने अगले दिन एक बड़ी इवेंट अपनी हो क्रेडिट पॉलिसी की। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं क्रेडिट पॉलिसी में क्या होने वाला है, सबको मालूम है 0.5% तो मिनिमम ब्याज दरें बढ़ेगी ही, हो सकता है 0.5% भी बढ़ जाए। अब हमारे बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 7.5% पर पहुंच चुके हैं। तो कल की क्रेडिट पॉलिसी के पहले भी हमें पता है क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी जो बड़ा दिन होता है ना, उस बड़े दिन के पहले की हल्की फुल्की नर्वसनेस, इस नर्वसनेस को आप कम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ग्लोबल सपोर्ट मिले, बाहर से मिले। तो एक तरफ बाहर से सपोर्ट नहीं है, ऊपर से हमारी पॉलिसी के पहले बैंकिंग शेयरों पर दबाव, जिनसे हमारा मूड माहौल ठीक होता है। निफ्टी अपनी जगह है, लेकिन बैंक निफ्टी इमोशंस के लिहाज से, मूड के लिहाज से लीडरशिप लेता है। अगर बैंक निफ्टी कमजोर होता है तो थोड़ा सा मूड खराब होता हुआ नजर आता है कि चलिए संकेत देने के मामले में, चाहे वो तेजी का हो या करेक्शन का हो, बैंक निफ्टी पहले देता है। इस बार भी आप देखिए, पहले बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू किया और उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हुआ। तो ये दोनों ही संकेत बाजार के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ी सी कमजोरी के बनते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से हम 16,400 के नीचे हैं और 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर है। तो मामला जो ढीला दिख रहा है दीप, उसकी वजह एकमात्र है, एक नहीं है, दोनों का मिक्स है। आप ग्लोबल संकेत भी कमजोर देख रहे हैं, और कल होने वाली बड़ी इवेंट से भी कोई खास उम्मीदें है नहीं। अच्छी बात इन सब में एक है जो मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि कल की बड़ी इवेंट को हम काफ़ी हद तक पहले डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो डेटा मुझे अभी नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से हम काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड होने के नज़दीक पहुंच रहे हैं बाजार में पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दूसरी वाली है हमारे बाजारों के लिहाज से, कि क्रेडिट पॉलिसी के पहले बाजार काफ़ी हल्के हो चुके हैं। निफ्टी में 0.76 के पुट कॉल रेशियो पर हैं, बैंक निफ्टी पर 0.6 के पुट कॉल रेशियो पर हैं। यानी कि हम अगर थोड़ा और कमज़ोर रहते हैं, आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ी और तेज़ी की पोजीशन कम होती है, तो आप कल की पॉलिसी में एकदम लाइट मार्केट में जाएंगे, हल्के बाजार में जाएंगे। और वो बड़ी पॉलिसी के दिन, बड़ी इवेंट के दिन अगर बाजार हल्के रहे तो उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती कि आपके लिए एक्सीडेंट और बड़ी गिरावट के खतरे कम हो जाते हैं। तो आज बचे हुए 1.5 घंटे के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पॉलिसी में कल क्या होगा क्या नहीं हुआ उसको लेकर तो हम अब कोई अपने विचार बदलेंगे नहीं। बस ये है कि डाउ फ्यूचर जो 100-125 पॉइंट नीचे है, अगर ये रिकवर होकर फ्लैट हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो कहने ही क्या, हम शायद एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग देख लेंगे। और अगर ये गिरकर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो 16,350 फिर इस लेवल पर आपको नज़र रखनी है। 16,350 के नीचे की क्लोजिंग आज बेहद ख़राब मानी जाएगी, और
अगर 16,350 के ऊपर बंद होते हैं ठीक है, अच्छे तो नहीं है, ठीक है। 16,500 के ऊपर बंद होते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सो ये दो चीज़ों पर क्लोजिंग के लिहाज से आपको नज़र रखनी है, 16,500, 16,350। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अगर आप 35,000 के नीचे बंद होते हैं तो आप खराब हैं, 35,000 के ऊपर बंद होते हैं तो ठीक है, 35,300 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतर है। तो देखते हैं आज आखिरी 1.5 घंटे में नज़र इसी बात पर है कि हम कहाँ क्लोज हो पाते हैं इस बड़ी इवेंट के पहले जो कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। जी दी एब्सोल्युटली, तो बड़ा इवेंट है, उससे पहले अच्छी बात है कि ऑफ कोर्स हल्का हो गए हैं बाजार, बट देखते हैं यहाँ से और गिरावट है या फिर इन लेवल्स पर स्टेबलाइज हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी कवरेज कल सुबह 9:45 बजे से आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देखेंगे। थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, जानेंगे अब बाजार पर डेटा के हिसाब से क्या निकल कर आ रहा है। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर हमारी नजर बनी हुई है, और साथ ही आज की खबरों वाले शेयर्स भी। अरमान और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज तो इंपॉर्टेंटली गेल के बाईबैक पर नजर रखिए। इसका बाईबैक जो है आज खत्म होने वाला है। कुल मिलाकर करीब 1100 करोड़ रुपए का ये बाईबैक अनाउंस किया था इन्होंने 190 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। कल यहाँ पर 9:45 बजे से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी बड़ी नजर रहेगी। वहां पर क्या फैसला निकल कर आता है, उस पर क्या कमेंट्री आती है, वो सब हम आपको कल के सत्र में बताते हुए दिखेंगे। साथ ही जीडीपी के आंकड़े आएंगे जापान और यूरोप के। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। 9 जून शुक्रवार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखिए। बोनस इशू इन्होंने जो जारी किया था 1:1 के रेशियो में, उसकी एक्स डेट है। साथ ही काफी सारी कंपनियां जो है एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करती हुई दिखेंगी, जिसमें एचडीएफसी एएमसी, एशियन पेंट्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास और वेल्सपन कॉर्पोरेशन शामिल हैं। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ईसीबी की ब्याज दरों पर भी फैसला आने वाला है शुक्रवार को। तो कल हमारी तरफ से फैसला आएगा और शुक्रवार को आपको यूरोप के जो इंटरेस्ट डिसीजन है उस पर नजर रखनी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, इवेंट पैक्ड वीक है, और कल ऑफ कोर्स आरबीआई पॉलिसी से ये एक्शन शुरू भी होगा। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। ऑरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो इनकी सब्सिडरी है उनको यूएस एफडीए से एक जो कैंसर के इंजेक्शन के लिए है वो दवा की मंजूरी मिल चुकी है। एचडीएफसी बैंक, जिसमें एमसीएलआर की जो दरें हैं वो 0.35% से की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब वो 7.5% से बढ़ाकर 7.85% पर कर दी गई है। कृष्णा डायग्नोस्टिक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को जो त्रिपुरा सरकार से 5 साल के लिए डायग्नोस्टिक सर्विसेज का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एचजी इंफ्रा, जिसमें कंपनी को लगभग 5,000 करोड़ का एक रोड प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। और कुछ अंत में मेरे पास 2 ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, जिसमें लगभग 37 लाख शेयर के कई सौदे, और सीईएससी, जिसमें 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है वो सारी खबरें जिन पर रखेगा आज फोकस और एक्शन भी। आइए बढ़ते हैं आगे और मुलाकात करते हैं हमारे सभी मेहमानों का। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आइए सबसे पहले एक बार जरा राय ले जाए शरद जी से। शरद जी, कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी को लेकर आपका क्या व्यू है, कैसे देखा जाए, क्या कुछ हो सकता है पॉलिसी में, और उसके साथ ही उससे पहले बैंकिंग शेयरों में क्या कोई खरीदारी या बिकवाली का मौका देखते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट की हाइक और अनाउंस होनी चाहिए। और सीआरआर वगैरह में तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि और कोई स्ट्रिंजेंसी होगी। और इसके बाद का एक्शन मोर और लेस जैसा यूएस फेड से निकल के आता है, ब्रॉडली आरबीआई उसी को टिप्टो करेगा, ताकि जो इंडियन और यूएस यील्ड्स के बीच का फर्क है उसको, स्प्रेड को मेंटेन कर सके। जहाँ तक बैंकिंग स्टॉक्स का सवाल है, हमारा मानना है पीएसयू बैंक्स काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में मेरी टॉप बेट है इन वैल्यूएशंस पे। मर्जर की वजह से थोड़े दिन तक ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, ना हो, बट लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी बुलिश हूँ उसके ऊपर। और पीएसयूज में बड़े स्टॉक्स में एसबीआई और मझौले स्टॉक्स में मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह काफ़ी बढ़िया बेट्स हैं। तो ये है आपके लिए कुछ कुछ चुनिंदा बैंक्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स काफ़ी कुछ करेक्शन में आज आपको नजर आएंगे, और उसी कमज़ोर शेयरों में एक स्टॉक है टाइटन का, जिसका सुबह भी जिक्र हुआ है। मेरे ख्याल से टाइटन का पुट ऑप्शन खरीदने की राय जय ने भी दी थी। टाइटन की शॉर्ट कॉल भी किसी आती हुई दिखी थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बार जरा मुदित जी टाइटन के चार्ट पर अपनी राय दीजिए, नज़र डालिए, बताइए क्या कुछ और कमजोरी है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के चार्ट्स बने अभी और करेक्शन यहाँ से टाइटन में देखने को मिल सकता है। 2100 CMP है, क्योंकि लास्ट 5-7 सेशन से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन आज ओपनिंग नोट पर नजर आया है।
और ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक में कहीं भी कोई बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा, ये चीज इंडिकेट करती है। जिस तरह के वॉल्यूम के साथ करेक्शन आ रहा है, लग रहा है यहाँ से अभी और करेक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। पहला टारगेट 2050 का होगा, वो एक पहला अर्लियर स्विंग सपोर्ट है। अगर 2050 भी तोड़ दिया स्टॉक ने तो हमें 1980 रुपए तक की डाउन साइड टाइटन में नजर आती है। तो अगर पोजीशन शॉर्ट पोजीशन हैं, डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। नया शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। 2050 और 1980 तक की डाउन साइड टाइटन में नजर आती है। स्टॉप लॉस रहेगा 2130 का। तो ये है आपके लिए टाइटन, सुबह से ही कमज़ोर है। जय की यहाँ पर पुट खरीदने की भी राय थी और स्टॉक अभी भी दबाव में आपको बनते हुए दिख रहा है। एक दो काउंटर्स हैं जहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है। हनीवेल हालांकि इलिक्विड स्टॉक है, उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, वायदा कारोबार का हिस्सा है विच भी, उस पर रखिए नज़र। थोड़ा एक्शन आ रहा है, 2% का स्पाइक आ रहा है और ऑटो काउंटर्स में वापस रोटेशन आपको आते हुए दिख रहा है। टीवीएस मोटर्स देखिए, इसमें हो रही है खरीदारी। मारुति पर रखिए नज़र, इसमें थोड़ा एक्शन बन रहा है। एस्कॉर्ट्स, बजाज ऑटो, थोड़ी थोड़ी मूव्स, ये सारे ऑटो काउंटर्स आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो थोड़ा रोटेशन हो रहा है, नजर रखते हैं यहाँ पर अगर थोड़ा और मूव यहाँ से आती है नहीं। इनफैक्ट एक बार जरा टीवीएस मोटर्स पर राय लें। वागले साहब जरा टीवीएस मोटर्स देखें सर, कुछ तो चल रहा है इस काउंटर में, कोई राय इस पर? अच्छा माफ कीजिएगा, वागले साहब तो हमारे साथ है नहीं आज शो पर। विश्वेश जी हैं, विश्वेश जी जरा टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखें सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट और अभी 735 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 730 के स्टॉप लॉस से एंट्री कर सकते हैं। आई हैव अ समहाउ पॉजिटिव आउटलुक ऑन द ऑटो बिकॉज M&M और दूसरे ऑटो स्टॉक शायद आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद 720 ना तोड़े स्टॉक और आने वाले कुछ दिनों में 780 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली अपबीट की राय है एज लॉन्ग एज द 720 इज होल्डिंग ऑन द टीवीएस मोटर्स। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर आए। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और कुछ इंटरेस्टिंग खबर बताने जा रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग खबर है इंडेक्स मैनेजमेंट को लेकर। इंडेक्स मैनेजमेंट से मतलब वो नहीं कि जो आमतौर पर विश्वेश जी हमारे कहते हैं कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है 2-3 स्टॉक को ऊपर नीचे करके, बाकी मार्केट में खराबी, या 2-3 स्टॉक से खराब है बाकी सब ऊपर है, वो इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं। इंडेक्स मैनेजमेंट मतलब ये कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनियां, जो संस्थाएं इंडेक्स में कौन सा स्टॉक अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन करते हैं क्या, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने की प्लानिंग है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो आइए जानते हैं ब्रजेश से क्या कुछ होने जा रहा है डेवलपमेंट इस फील्ड को लेकर। ब्रजेश बताइए, क्या अपडेट्स, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे मार्केट का बैरोमीटर सेंसेक्स या निफ्टी को मानते हैं, लेकिन सेंसेक्स में कौन से शेयर आ रहे हैं या निफ्टी में कौन से शेयर आ रहे हैं, कौन से शेयर बाहर जा रहे हैं, तो ये जो बनाने वाली कंपनियां हैं, इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं, इनके लिए रेगुलेशन की बात से भी इनके लिए रेगुलेशन से भी लाना चाहता है। हाल ही में सेबी की एक कमेटी में इसको लेकर चर्चा हुई और उसमें ये बात बनी, इस पर बात हुई कि इसके लिए एक बाकायदा वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जिसमें कि इंडेक्स प्रोवाइडर हों, एक्सचेंज के लोग हों और डोमेन एक्सपर्ट हों, जो बाकायदा रेगुलेशन सजेस्ट करें। अभी जो है ब्रॉडली ये होता है कि जो सिक्योरिटी कमीशंस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IOSCO जिसको कहते हैं, जिसका हिस्सा सेबी भी है, तो उसके जो बेंचमार्क हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क को लेकर के जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो उसके आधार पर ही जो है सारे फॉलो होते हैं। कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर का डायरेक्ट कंट्रोल इन कंपनियों पर नहीं होता है। लेकिन अब ये इस पर चर्चा हुई है और ये बाकायदा इस पर बात हो रही है कि क्यों नहीं इसका रेगुलेशन लाया जाए। 2013 में और 2017 में दो बार, एक बार डिस्कशन पेपर और एक बार कंसल्टेशन पेपर आया था, लेकिन फाइनल रेगुलेशन 2013 में IOSCO ने लाया था, उसके बाद 2017 में सेबी लाया, फिर 2020 में भी सेबी का एक पेपर आया, लेकिन फाइनल रेगुलेशन नहीं बन पाया। अब इस पर बात बन रही है कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जहां पर जो इनके लिए रेगुलेशन करे, क्योंकि यहां पर ज़रूरी है कि जो गवर्नेंस है वो ठीक रहे, इसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी है वो हो, इसके अलावा इंडिपेंडेंस जो है वो रहे। तो ये 3-4 जो फैक्टर हैं अहम, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक वर्किंग ग्रुप बनेगा जो ये सजेस्ट करेगा कि आखिर क्या क्या नियम इनको फॉलो करना चाहिए। हालांकि अभी भी जो इंडेक्स प्रोवाइडर हैं वो जो IOSCO का नियम है उसको फॉलो करते हैं, बाकायदा उसकी ऑडिट होती है, ऑडिट कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, और किस आधार पर क्या कौन सा शेयर आया रहा है या बाहर जा रहा है
उसका डिस्क्लोजर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को बाकायदा एक रेगुलेशन का हिस्सा बनाया जाए, इस पर जो है अब आगे काम शुरू होने जा रहा है। और ग्लोबली भी अगर देखें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं थे पहले, अब धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन में शुरू हुआ है। इसके अलावा दूसरे यूएस में अलग से नियम नहीं है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करता है तो जो मैनिपुलेशन के नियम हैं वो सारे लागू होते हैं। जापान में भी बेसिकली योस्को के प्रिंसिपल पे भी धीरे धीरे रेगुलेशन हैं। ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल बेंचमार्क का एक अलग जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेंचमार्क हैं उनका अलग रेगुलेशन है। अब चूंकि दुनिया भर में चर्चा हो रही है तो सेबी भी इस पर काम आगे बढ़ाना चाहता है। इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रहे हैं, लिमिट्स को लेकर, एक्सपोजर नियमों को लेकर, कंप्लायंसेस को लेकर। अनिल जी, एक बड़े ओवरहॉल की ये पूरे संकेत दे रहा है और क्लियरली एक डिफाइंड लिमिट सेट करने की ये जो बात की जा रही है, इसको कैसे समझना है सर, और इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए दीप, इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो देखा जाए तो जो ब्रजेश ने कहा है कि अभी भी रेगुलेटेड है और पूरी इनकी जांच होती है, ऑडिट होती है और सारी प्रोसेस से उसे फॉलो किया जाता है। और यही वजह कि कोई भी स्टॉक इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी सेंसेक्स हो या फिर कोई आईटी इंडेक्स हो या मेटल इंडेक्स हो या आईपीओ का इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, हर एक इंडेक्स में कौन सा स्टॉक आएगा, कौन सा बाहर निकलेगा, इसका एक तय पैमाना है, स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है और उसके दम पर आप में कोई भी ये पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक के इंडेक्स में आने की संभावना है या नहीं, ये पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ स्टॉक्स के केस में ऐसा है कि जहां पर कई बार आपको ये लगता है अरे ये स्टॉक इंडेक्स में कैसे आ गया है या ये क्यों नहीं आया। और दूसरी बात ये कि एक रूल्स रेगुलेशन होना अलग बात है और एक रेगुलेटर्स के दायरे में आना दूसरी बात है। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर आप देखें और प्लस ये कि इंडेक्स बनाने की प्रोसेस को कितना बेहतर किया जा सकता है और उसको मेंटेन करने की प्रोसेस को कितना बेहतर किया जा सकता है, इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि सिंगल स्टॉक लिमिट क्या होनी चाहिए, सेक्टोरल लिमिट क्या होनी चाहिए। और स्पेशली इस वक्त ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इस वजह से है दीप कि पिछले 3-4 सालों में एक बड़ी चीज़ हुई है और वो ये पैसिव इन्वेस्टिंग, इसका चलन बढ़ा है काफ़ी। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये कि आप किसी फंड मैनेजर को उसकी पर्टिकुलर स्कीम की थीम के हिसाब से निवेश करने के बजाय ये प्रीफर करते हैं कि हम सीधा इंडेक्स में पैसा लगाएंगे। यानी कि इंडेक्स किसी के बस की बात नहीं होती। हम ये मानते हैं कि इंडेक्स को मैनेज करना किसी के लिए मुश्किल काम होता है और तब ऐसा है कि हम ETF में पैसा लगा लें और ये ETF का जो पैसा इंडेक्स में जाता है वो इंडेक्स को मजबूत रखता है और उसमें रिटर्न्स काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे और अच्छे फंड मैनेजर्स के पसीने छूट गए ETFs को और इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में। और ये बड़ी वजह थी कि ETF में बड़ा पैसा आया और उसके चलते मुझे लगता है कि इस तरह के रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत होती दिख रही है। तो आई थिंक ये एक बढ़िया कदम है और इससे आपको इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडेक्स की रिस्ट्रक्चरिंग, इंडेक्स में एंट्री और एग्जिट होने वाले स्टॉक्स के बारे में और बेहतर क्वालिटी, बेहतर लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स के आने के लिए और रास्ता बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक सही दिशा में ये एक बढ़िया कदम उठाया जा रहा है। जी दी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं और अल्टीमेटली इन्वेस्टर फ्रेंडली ही इसे एक तरह से माना जाएगा। देखते हैं कभी इम्प्लीमेंट होते हैं, बट डेफिनेटली एक बड़ा कदम और हमारी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने इस डेवलपमेंट पर। शुक्रिया ब्रजेश, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बस थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी और जानेंगे किस तरफ वो बाजार का मूवमेंट अब यहाँ से बनते हुए देख रहे हैं और कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं तब तक हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इनफैक्ट क्लोजिंग शो का पहला बिगुल है चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक चीज तो आपने ठीक बोली, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल है, बट ये चार्ट कॉर्नर का बिगुल नहीं है दीपांशु, ये है स्पेशल पिक। और ये स्टॉक एक जमाने में अनिल जी आइडेंटिफाई करते थे, ये तो गयो, तो ये वो वाला स्टॉक है और इसलिए स्पेशल है, बड़ा वाला रिवर्सल है। स्टॉक है लॉरस लैब। लॉरस लैब पे ओवरवेट बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, कमजोर स्टॉक है और इसमें एक उछाल बना। उछाल के बाद हमने देखा एक मेजर मूविंग एवरेज से टकरा करके स्टॉक वापस नीचे जाने लगा और एक डबल टॉप पैटर्न भी इसने इस प्रोसेस में बनाया है। ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो पूरे संकेत हैं कि ये स्टॉक 520 तक नीचे सीधा फिसलेगा और 520 का स्तर भी अगर इसने तोड़ दिया तो 500 के भी नीचे के लेवल्स आपको लॉरस लैब्स में देखने को मिल सकते हैं। हमारी शॉर्ट करने की राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 745 पर रखें। 745 रुपए के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है। पहला टारगेट होगा 728 रुपए का, 728 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 520 रुपए का। तो 520 का इवेंचुअल टारगेट है 520 रुपए का, जिसके लिए शॉर्ट करने की राय। चेंज करने पड़ेंगे कुणाल जी जो कह रहे हैं 745 नहीं 545 कर दीजिए। 543 540 पर अब स्टॉक है, अब और गिरते हुए दिख रहा है। 528 और 520 के टारगेट्स के लिए यहां पर आपको करनी है बिकवाली। लॉरस लैब्स ये आपके लिए एक सेल कॉल आ रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं फार्मा शेयर्स में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है और अब गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट डेज लो पर आ गया है लॉरस लैब्स और वहां से और गिरावट के संकेत आ रहे हैं। सुबह डॉक्टर रेड्डीज पर भी हमने सेल कॉल आते हुए देखा था, वो स्टॉक भी प्रेशर में। ग्लेनमार्क 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, उस पर भी दबाव बना हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड फार्मा आज आपको एक वीक स्पॉट दिख रहा है और एक और डिफेंसिव जो आपको वीक स्पॉट दिख रहा है वो है एफएमसीजी। एचयूएल का चार्ट देखिए 2200 के लेवल तक एचयूएल इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा हिमांशु जी से राय ली जाए एचयूएल पर। हिमांशु जी क्या राय है, एचयूएल 2200 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार दिख रहा है? गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु देखिए क्लियर कट एफएमसीजी में आज दबाव है और 2200 के आसपास हालांकि मैं कहूंगा कि अभी एक सपोर्ट बनता है। अब मेरा मानना है कि यहाँ पर शायद एकदम जल्दबाजी में ये लेवल ना कटे। 2170 2180 के लेवल्स पर डिसेंट सपोर्ट है, लेकिन ऑल इन ऑल सेक्टर प्रेशर में है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई ज्यादा फायरवर्क मैं उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्टिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पर एचयूएल में शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। अब फ्रेश शॉट्स नहीं इनिशिएट करिए, जो लेवल्स हैं उन्हीं लेवल पर बने रहिए। बट हाँ गिरावट आई है एचयूएल में। इनफैक्ट कंजम्पशन स्टॉक्स पर आप थोड़ा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। एचयूएल देखिए टाइटन पर आज नजर रखिए। मैरिको ब्रिटानिया यहां पर कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है और बाकी जो टाटा कंज्यूमर है वो भी आज कमजोर दिख रहा है। शरद जी से भी एक बार राय ली जाए। शरद जी रोटेशन समझे इसको या कुछ और ट्रिगर है बाजार देख रहा है जिस तरह से आज एफएमसीजी और कंजम्पशन में सेलिंग हो रही है? नहीं, मुझे लगता है पिछले 5-10 दिनों से काफी अच्छी पुलबैक्स आई है इनमें और वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ी तो स्ट्रेच्ड नहीं है कंपेयर टू जो हिस्टोरिकली जो इनको वैल्यू मिलती थी। तो मॉनसून की वजह से जो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आया था वो खत्म हो गया है। अब वापस नॉर्मल जो रिस्क ऑफ की वजह से जो ओवर वैल्यूड सेगमेंट्स हैं वहाँ पे करेक्शन आ रही है। तो मुझे लगता है अभी भी इनमें थोड़ी और करेक्शन की गुंजाइश है, जिसके बाद ये स्टॉक्स थोड़ा फेयरली वैल्यूड लगने लगेंगे। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए अगला बिगुल है हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। एफएमसीजी में जैसा कि आज एक वीकनेस देखने को मिल रही है, यहीं से एक स्टॉक है जो मेरे सेल साइड में आया है, गोदरेज कंज्यूमर्स। यहाँ पर अनिल जी एक मेजर सपोर्ट, एक मेजर नेकलाइन में एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पर 740 748 के आसपास के लेवल्स हैं फ्यूचर्स में और मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकडाउन इस स्टॉक में यहाँ से आता हुआ नजर आ सकता है। डेरिवेटिव्स डेटा भी अनिल जी काफी वीक है। क्लियर कट 750 740 की पुट्स में अनवाइंडिंग विजिबल है। मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ पर बिकवाली करके चलें। 751 752 इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 738 रुपए का, दूसरा टारगेट 732 रुपए का। गोदरेज कंज्यूमर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। गोदरेज कंज्यूमर्स यहां पर बिकवाली करके चले, ये राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी जिन लेवल्स के आसपास आए, 34,800 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है, 16,350 निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है, उसके बेहद करीब है। विश्वेश जी आपको डेटा में क्या नजर आ रहा है या फिर क्या व्यू है आपका चार्ट पर, जरा एक बार बताएं। अनिल जी मैं वेट ही कर रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट टू शॉर्ट। मुझे लगता है कि 16,380 और 34,800 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 0.5 का पीसीआर है अनिल जी। और आज इंट्राडे में अगर आप कॉल साइड का डेटा देखोगे बैंक निफ्टी में तो मैसिव 1 करोड़ 17 लाख शेयर राइट हुए हैं और अगर निफ्टी देखते हो तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर राइट हुए हैं।
प्री इवेंट इतना बड़ा कॉल राइटर, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैं तो आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू बाय। और सुबह में मैंने जो कॉल ऑप्शन बाय दिया था अनिल जी, इतना बाजार गिर गया, उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर रिस्क लेना है तो 34,800 का कॉल ऑप्शन अभी 370 रुपीज़ में मिल रहा है। अनिल जी, मुझे लगता है कि जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर चला जाएगा फ्यूचर के लेवल, मतलब 20-30 पॉइंट, और मुझे लगता है 34,800 के कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। दिस इज प्री इवेंट। इतना एक्सेसिव कॉल राइटिंग ओनली मीन्स कि समबडी नोस की रेट हाइक है, पर वो तो डिस्काउंटेड है। और ये जो सपोर्ट है ये हमने बहुत टाइम लगाया था निकालने के लिए, 380 और 800 का लेवल। मेरे हिसाब से इट्स अ प्लेस वेर यू हैव टू बी कॉन्ट्रेरियन। आई एम नॉट शॉर्टिंग, आई एम लुकिंग टू अपॉर्चुनिटी टू बाय। मेरे हिसाब से अनिल जी शायद सेकेंड हाफ में आई कैन कम अप विद अ बाय कॉल ऑल्सो ऑन इंडेक्स। जी ने कहा था कि बाजार के निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट भी आते हुए दिख सकता है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, अब यहां से संभलते हैं कि नहीं। बट इंडेक्स और वायदा कारोबार के अलावा कई सारे कैश स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल तो सर्किट रिविजन के बाद एक्शन में है ही, बट अभी अभी एक फ्रेश मूव आ रही है केपीआर मिल्स के चार्ट में। जरा इस पर नजर रखिए, 600 के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है ये काउंटर, और अभी अभी एक स्पाइक आया है इस पर। सुमित जी, जरा केपीआर मिल्स देखें सर, थोड़ा एक्शन में आ रहा है, कोई मूव आती हुई दिखती है या कोई ट्रेड दिखता है? काफी एक्टिवली रहता है ट्रेडर्स रेडार पर। दीपांशु, थोड़ा सा मोमेंटम तो बना है, स्टॉक 600 के ऊपर निकलने पे और मोमेंटम दिखाएगा। 600 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 625 से 630 रुपए तक के लेवल केपीआर मिल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 580 के आसपास का है, तो 580 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करें। 600 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब 625 से 630 तक के लेवल केपीआर मिल में देखने को मिल सकते हैं। साइंट एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि आज बाकी आईटी स्टॉक्स में आप कुछ एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और मूवमेंट भी नहीं देख रहे हैं, बट साइंट के चार्ट में डेफिनेटली एक मूव आ रही है। डेज हाई पर है और 4% ऊपर साइंट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, जरा देखिए साइंट पर कोई ट्रिगर दिख रहा है चार्ट्स के हिसाब से, यहां से कैसी मूव रहेगी? देखिए, काफी करेक्ट हो जाने के बाद दीपांशु स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है और एक ब्रेकआउट भी इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है बहुत मुमकिन है कि 950 रुपए के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। एक मामूली सी रेजिस्टेंस मौजूदा स्तरों के पास यानी कि 820 रुपए के आसपास है। 820 के ऊपर अगर आज ये क्लोज देता है तो डेफिनेटली इस पे एक मोमेंटम बनेगा, जिसमें 950 रुपए तक के लेवल्स आपको साइंट में देखने को मिलेंगे। तो रडार पर रखना चाहिए, 820 के ऊपर क्लोज आए तो बाय करके जाना चाहिए। बिल्कुल रडार पर रखे, और 820 के ऊपर जहां पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, बट अगर क्लोज वहां पर आता है तो डेफिनेटली आगे के लिए अच्छे संकेत इस पर बनते हैं। सनफ्लैग आयन, ये एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव दिख रही है। इनफैक्ट 5-5.5% की मूव है। मेटल से आज कोई ज्यादा खास प्रदर्शन तो नहीं आ रहा है, बट सनफ्लैग आयन पर रखिए नजर, एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है और पिछले आधे घंटे में ही मूव आनी इस पर शुरू हुई है। हिमांशु जी, जरा देखें 100 का लेवल क्रॉस करते हुए सनफ्लैग आयन इस समय। दीपांशु, मुझे लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। स्टॉक ने मेजर मूविंग एवरेजेस के आसपास एक कंसोलिडेशन साइकिल को पूरा किया है, और आज के ही सेशन में जो इसका एक अपर चैनल था, अपर रेजिस्टेंस बैंड था, जो कि लगभग 98 रुपीज के आसपास था, उसको भी यहाँ पर निकाला है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर अच्छे पिकअप होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पर या फिर 1 से 2 रुपए की अगर गिरावट मिलती है 98-99 के जोन में, तो इस स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। ये तेजी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है और अपसाइड में 110 से 112 रुपए तक के टारगेट्स नियर टर्म में इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त सनफ्लैग आयन पर 3 डिजिट में पहुंचता हुआ स्टॉक आज 5% की दमदार तेजी दिखाता हुआ इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। एक मिनट जरा हिमांशु जी को दिखाइए वापस से स्क्रीन पे। हिमांशु जी, आज आपने खाली शर्ट पहनी, नो टाई नो सूट, कोई कोट वोट नहीं, कोई खास बात? बर्थडे आपकी? नहीं अनिल जी, मुझे लगा आप छुट्टी पर है तो थोड़ा लाइट चल सकता है। मुझे लगा ही ऐसा, मुझे लगा आज ये विश्वेश जी भी इसी तरह से फायदा उठा रहे हैं। बोले अनिल जी को तो पता चलेगा नहीं, आज दूर से शो कर रहे हैं, तो अभी अचानक से मेरी नजर, कभी कभी नजर बीच में पड़ जाती है मेरी। ओके, मुझे लगता है किसी को डेप्यूट करके जाना पड़ेगा अगली बार, कि जब भी मैं बाहर हूं तो पता लगाए कि कौन कौन क्या क्या पहन के आ रहा है। देखो सब लोगों, बंसल जी को देखो, कुणाल जी को बोलो, देखो सब ने सोचा कि आज अनिल जी नहीं है, सूट पहनने की जरूरत नहीं, कोट पहनने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मजे करिए। कल सब लोग पूरी फुल यूनिफॉर्म में आ जाइएगा। कल सुबह मैं स्टूडियो से ही शो करने वाला हूं, तो कल किसी तरह की रियायत नहीं। और सुमित जी और मुदित जी वेरी गुड, डिसिप्लिन, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट पूरी तरह से सही यूनिफॉर्म पहनकर शो करते हैं। आइए
स्वागत करते हैं सेठी साहब का, जिन्होंने कुछ भी पहना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। फोन पर करते हैं ज्यादातर शो, कभी कभार दर्शन देते हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, इरादा वही है, 2 कैश मार्केट के स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है। अरे वाह, वेरी गुड सर, आप कमाल के आदमी हैं। मतलब कहाँ कहाँ से सेठी साहब ढूंढ लेते हैं इस तरह के माहौल में भी कुछ ना कुछ तो आपको है ना अच्छा दिख ही जाता है खरीदने के लायक। तो अच्छा, एक और चीज आपकी शुक्रवार की रिकमेंडेशन, पनामा पेट्रो, पिछले हफ्ते आप कह भी रहे थे सारे पेट्रोलियम स्टॉक्स बड़े मजबूती के साथ चलेंगे, आज बड़ा जबरदस्त सेक्शन में 10% ऊपर है। तो पहले तो बधाई स्वीकार कर लें, और बधाई के साथ साथ ये भी स्वीकार कर लें हमारा निवेदन की वैसी 2 पिक्स आपको अभी और बतानी। जी सर। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। पनामा पेट्रो फ्राइडे को रिकमेंड किया था, 290 के लेवल पे 310 के टारगेट थे, वो आज अचीव होके 315 तक के लेवल्स भी आए हैं इसमें। बाकी अनिल जी, एक और स्टॉक जो कल सुबह एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने दिया था, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज 590 के लेवल पे, आज देखिए 640 का पोजिशनल टारगेट था। पोजिशनल मानी 15-20 दिन या महीने भर में आना चाहिए था, आज 645 के अभी भाव है, 660 तक के हाइज करके आया आज 590 वाला कल वाला स्टॉक। और वैसा ही एक स्टॉक अनिल जी आज वापिस एक और रडार पे इसी सेगमेंट से, स्टॉक का नाम है रेमको इंडस्ट्रीज, जो कि अब 193 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी भी रूफिंग शीट्स बनाने वाली एक बिग कंपनी है, इसके अलावा कई सारे बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है। फिर एक कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स ये भी बनाती है, जो इनके कुछ जापानीज कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो इसके कारण से ये जिप्सम बोर्ड्स और प्लाईवुड और पीओपी इन सब के लिए एक डिस्ट्रप्शन का प्रोडक्ट है इनका। बाकी रैमको सीमेंट्स ग्रुप की कंपनी है, जो कि इसमें 15% स्टेक ओन करती है। वैसे प्रोमोटर की हिस्सेदारी है 54%। एक जबरदस्त कंपनी, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है, मतलब 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है 433 की, स्टॉक आज 193-94 के लेवल पे है, मतलब 0.45 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है। बाकी बहुत ही अच्छे दर से कंपनी ग्रो कर रही है। मेरा इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे, इसके जो ईयरली हाइज है वो 366 के थे, वहां से काफी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 210 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 185 रुपए का। ओके, 185 के स्टॉप लॉस के साथ 210 के टारगेट के लिए रेमको इंडस्ट्रीज में करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए इस वक्त सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना है इस वक्त, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये स्टॉक सेठी साहब की तरफ से रेमको इंडस्ट्रीज। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। आज का जो दूसरा स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक, कई बार रिकमेंड किया हुआ है, टेक्सटाइल स्टॉक है केपीआर मिल्स, जो कि अभी 595 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल है, जो कि यार्न, फिर निटेड फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाती है। इसके अलावा इस कंपनी का शुगर और मोलासेस और एथेनॉल का भी एक बड़ा कारोबार है, तो शुगर और एथेनॉल का भी प्ले है। ऑटो कंपोनेंट्स में भी है ये कंपनी। बाकी जो इनका मेन बिजनेस है टेक्सटाइल, एक जबरदस्त बिजनेस है। और यहाँ पे इनका एक रिटेल ब्रांड भी है, फासो नाम का रिटेल ब्रांड है, जिसके इनके स्टोर्स है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बाकी एक दमदार कंपनी है विद इन द टेक्सटाइल स्पेस, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स, और कई बार मैंने इसको रिकमेंड किया है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। मार्च तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजे बहुत ही दमदार थे। 219 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल मार्च तिमाही में 186 करोड़ था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 26%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24% के, एक बहुत ही नेग्लिजिबल सा एक डेट इक्विटी रेशियो है 0.37 का। और पिछले 3 साल में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, पैट का कैगर रहा है 58% का। और इस कंपनी में तो एफआईएस का भी अच्छा खासा भरोसा है, 17% ओन करते हैं, जिसमें एलएनटी है, डीएसपी, निपॉन, आदित्य बिरला सन लाइफ और टेम्पल्टन। मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ। अपने जो ईयरली हाइज है 769, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होके 590-92 के लेवल पे या 95 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 620 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 585 रुपए का। ओके, 620 ये है आपके लिए टारगेट, और 575 हो, ये तो पहुंचने की तैयारी में 620 की तरफ। बहुत बढ़िया। तो केपीआर मिल्स एक और बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी। ये आप जो बोल रहे हैं कि फासोस नाम का इनका रिटेल ब्रांड, ये वही है फासोस जो फास्ट फूड वाला जो है, उसी का? क्या चीज का, समझा नहीं। फासो, FASO, फासो नाम का इनका ब्रांड है। हेलो, फासो, नॉट फासोस।
नहीं, एक खाने पीने वाली वो ब्रांड भी तो है ना, वो रिटेल फूड चेन। FASO, फासो। अच्छा, मुझे लगा कि ये, हाँ मुझे लगा कि ये कपड़े बनाते बनाते खाने पीने वाले में इनकी ब्रांड कहाँ से होगी, तो इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने पूछ लिया। तो चलिए, इसका मतलब सेठी साहब की रिसर्च एकदम पक्की है। तो ये है KPR मिल्स, जहां पर सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है, लेकिन उससे पहले विश्वेश जी कुछ ज्यादा ही तैयार है। तो पहले मेरी स्ट्रेटेजी के पहले चलेंगे विश्वेश जी के पास। बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। ठीक है अनिल जी, थोड़ी देर पहले जब आपने बात की उस वक्त बैंक निफ्टी 34,960 आसपास था और इमीडिएटली हमारे बोलने के बाद एक स्पाइक आया, और ये स्पाइक में अनिल जी मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग बिगिन हुआ है। तो खरीदना है 34,800 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज हाईली सप्रेस्ड डेटा वाइज। अगर आप देखेंगे 0.5 का PCR है और आज इंट्राडे में बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है। प्री इवेंट मुझे नहीं लगता इतना हैवी मार्केट जाएगा, बिकॉज मोर और लेस कंसेंसस है अबाउट द रेट हाइक। एट द सेम टाइम अनिल जी, जिस हिसाब से 16,400 के ऊपर निफ्टी आया है, मुझे लगता है निफ्टी भी 16,500 की ओर जाने के लिए तैयार है। तो खरीदना होगा बैंक निफ्टी का 34,800 का कॉल ऑप्शन, कल की एक्सपायरी का 380 390 की रेंज में खरीदे। स्टॉप लॉस रखिए 300 का। 480 और 550 ये दो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के 34,800 के कॉल में। से बैंक निफ्टी पर कॉल खरीदने की राय आने ही वाली है और वो अब आपके सामने आ रही है। तो कॉल ऑप्शन के जरिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। अब एक रिवर्सल का टाइम आ रहा है। 34,800 का कॉल खरीदना है आपको 380 390 के लेवल पर, 480 और 550 के टारगेट्स के लिए। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है, थोड़ी देर पहले 250 अंक नीचे दिख रहे थे, वहां से हल्की रिकवरी हुई है। 50 पॉइंट की आप कह सकते हैं रिकवरी, पर अभी भी 125 अंकों की कमजोरी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% नीचे हैं आज शाम जैनेट येलेन यूएस सेनेट के सामने बयान देने वाली हैं, जो उन्होंने रिसेंटली कमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन हमारे अनुमान से ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उस पर क्या कुछ और सफाई देती हैं, ये देखना ज़रूरी रहेगा। तो उस पर नज़र है। यूरोप के बाजार ठीक ठाक हैं, मिले जुले हैं। जर्मनी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, बाकी यूरोप ठीक है इस समय। सर, कच्चा तेल अभी भी $120 के करीब है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एशिया में मिला जुला कारोबार हमने देखा था, रुपया 10 पैसे कमज़ोर है। तो लगभग वैसे ही संकेत हैं जैसे थोड़ी देर पहले थे। सर, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ इस समय, हमें क्या करना है? दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली चीज है कि डाउ फ्यूचर से आपको बहुत सपोर्ट नहीं है, 125 अंक नीचे है। तो अब से लेकर बंद तक एक बार डाउ फ्यूचर्स पे नजर रखनी है। इनकेस रिकवरी आती है तो हमारे यहाँ शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, और रिकवरी नहीं आती तो आप इन्हीं लेवल के आसपास यहाँ से थोड़ा सा और कमजोर होकर बंद हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि नीचे की रिस्क कम है। कितनी है? 16,350। ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी, और 34,800 उसके नीचे शायद क्लोजिंग ना मिले बैंक निफ्टी पर। तो नीचे के लिए 50 और 100 पॉइंट की रिस्क है। अब बचे हुए समय के लिए आपको 3 बजे तक जिस लेवल पर नजर रखनी है वो है 16,400 425। अगर इस लेवल के पार निकल कर टिक गए तो हम थोड़ी और तेजी दिखाकर 16,475 16,500 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी पर होगा। तो 16,400 425 मेंटेन करना जरूरी, और जिसकी संभावना लग रही कि होगी। क्यों होगी? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हमारे बाजार ओवरसोल्ड हो चुके हैं। 2 बजे भी मैं आपको यही बात बता रहा था कि बाजार बेहद लाइट है इवेंट में जाने के पहले। अभी विश्वेश जी भी इस बात को और सपोर्ट कर रहे थे। 16,400 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं, 16,400 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट दोनों ही जगह बराबरी का है, और कॉल राइटर्स आज ही जुड़े हैं। यानी कि निचले स्तरों पर कॉल बेचे गए हैं, ये तो उनके लिए थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है इन केस एक रिकवरी आती है। तो 3 बजे तक अगर हम 16,425 के ऊपर टिक गए तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, जो 25-50 पॉइंट कम से कम निफ्टी को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। आपकी लॉन्ग पोजीशन के लिए आपका स्टॉप लॉस आज का लो 16,350 के आसपास का जो आपने लो बना है, एक बार मैं एग्जैक्टली बता दूं, 16,347 के आसपास का, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी बात है ऊपर की तरफ हम कितना जा सकते हैं। 16,500 रुकावट का काम करेगा, जहां पर 73 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। सो अभी के डेटा को देखकर यह भी नहीं लग रहा है कि 16,500 को पार करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी है। तो 16,350 16,500 ये बचे हुए समय के लिए आपकी ट्रेडिंग रेंज है, और 16,400 के लेवल पर नजर रखें आप 3 बजे तक। अगर इसके पार निकलकर टिक गए तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, मेक और ब्रेक, वो है 35,000। 3 बजे तक अगर आपने 35,000 को पार किया और टिक गए
तो आपके लिए बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी। 35,000 के पुट पर 28 लाख शेयर है, 35,000 के कॉल्स पर 29 लाख शेयर हैं, जिसमें से 23 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 16,400 और 35,000 पर दोनों ही जगह आज फ्रेश कॉल राइटर हैं लोअर लेवल पर। तो 3 बजे के पहले बैंक निफ्टी को 35,000 के लेवल को पार करके टिकना जरूरी है। टिक गए तो बैंक निफ्टी भी वापस से आपको पहले 35,100 और उसके बाद 35,250 तक आज ही ले जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी भी 100% ओवरसोल्ड है। 0.60 का पुट कॉल रेशियो है, 0.76 का पुट कॉल रेशियो निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में 0.60 का है। तो यहां पर दोनों ही ओवरसोल्ड मार्केट है और उस ओवरसोल्ड मार्केट में एक रिकवरी के आसार है। इस रिकवरी के लिए ट्रिगर आपको डाउ फ्यूचर से चाहिए। अगर मिल गया आज तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कल फिर थोड़ा सा आप पॉजिटिव खुलने की कोशिश करें, क्योंकि बचे हुए समय में अगर आपको रिकवरी नहीं मिलती तो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी और दिन के अंत में कम होती हुई दिखेगी और उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो दीप, इसी नोट पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक बिगुल बजाया जाए और वो बिगुल हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए होगा। जो अच्छी रिस्क लेना जानते हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉल मेरे पास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक चांस लिया जा सकता है अगर आप 2000 आज कल के 2000 का बिगुल बजा दें तो मेरे लिए। आइए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000। बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल दीप इस वक्त चल रहा है 34,880 के आसपास बैंक निफ्टी है। 34,880 में कैश लेवल बता रहा हूं, स्पॉट लेवल बता रहा हूं आपके सामने। हाँ, 34,880 एग्जैक्टली यही जो आता दिख रहा है। और यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना, यहां पर आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस होगा आपका सीधा 100 पॉइंट नीचे 34,775। ठीक है, 100 पॉइंट नीचे 34,775 पर आपको रखना है। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे दीप, पहला टारगेट होगा 35,000 का, दूसरा 35,075, तीसरा होगा आपका 35,225 और 35,300। ये 4 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी स्पॉट लेवल पर। दूसरा तरीका जो है वो मैं बता दूं, 35,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको बैंक निफ्टी में। और ये कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 230-240 रुपए के आसपास। ये कॉल ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस वक्त। और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, ज्यादा बड़ा नहीं, 190 रुपए का। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 40-50 पॉइंट की रिस्क रखनी है, इससे ज्यादा की नहीं। 230-240 में 35,100 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 190 का स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 300, 335 और 375, ये 3 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 35,100 का खरीदना है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का इसलिए दे रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी ने 35,000 पार किया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, नहीं किया तो फिर शायद उतनी तेजी ना बने। तो इस लिहाज से आपको प्रीमियम थोड़ी सी कम देनी है और 35,100 के कॉल में आपको शायद वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन है, जहां पर आप एक, और ये बता दूं थोड़ा सा इस खराब बाजार में जहां डाउ फ्यूचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट दिन के लो पॉइंट पर है, ये काउंटर ट्रेड में दे रहा हूं, हाई रिस्क ट्रेड है। तो क्वांटिटी कम रखें, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें, इसके साथ चले, ये ज्यादा बढ़िया। और अगर 16,350 के नीचे निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी 34,800 के नीचे बंद होता है तो ये 3:30 बजे तक आप इस कॉल ऑप्शन को खत्म कर दें, ये मेरी राय होगी। जी दीप। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक पर खरीदारी की राय। तो आइए, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। अनिल जी को लग रहा है कि अब यहाँ से बाजार रिवाइवल के मूड में आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स 35,300 तक जा सकता है और अगर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर 35,100 का कॉल खरीद कर चलें। दोनों पर आपको एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। बैंक निफ्टी रिवाइवल के लिए है तैयार। आइए चलते हैं मुदित जी के पास और उनके लिए बिगुल मुनाफे वाला। मुदित, बताएं सर। मुदित जी, देखिए, ऑटो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। मारुति में तेजी बन रही है, टीवीएस मोटर भी खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो हमारा जो स्टॉक यहाँ पर खरीद के चलने वाला है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर 740 रुपए स्पॉट के लेवल है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 751 का, उसको भी निकालता है तो 757, 757 तक के अपसाइड मूव टीवीएस मोटर्स में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 732 का। स्टॉक में अपमूव के बाद जो 4-5 दिनों से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 3-3.5% के ओआई एडिशन के साथ बाइंग नजर आ रही है। जहां मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, टीवीएस मोटर अपने हाइट्स को होल्ड कर पा रहा है। लग रहा है यहाँ से और तेजी दिखाएगा।
751 और 757 के टारगेट्स के लिए टीवीएस मोटर्स को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 732 का। तो टीवीएस मोटर्स, इस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। थोड़ी देर पहले लग ही रहा था यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। और ऑटो स्टॉक्स में वैसे भी एक्शन बना हुआ है। आज एक अहम बैठक थी, हमने सुबह आपको इसके बारे में बताया भी था। नीति आयोग की बैठक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और मोर इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी स्वैपिंग की बात को लेकर, तो वो बैठक खत्म हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन पर चर्चा हुई, यानी कि हर कार में अगर एक स्टैंडर्ड बैटरी लगा दी जाए तो उससे स्वैपिंग आसान हो जाती है। इस पर चर्चा की गई। साथ ही बैटरी सहित और बैटरी रहित गाड़ियों के टैक्स संबंधित मुद्दों पर भी आपने चर्चा होती हुई देखी। तो इंपॉर्टेंट बैठक थी और ऑटो इंडस्ट्री के लिए, ईवी इंडस्ट्रीज के लिए, बैटरी बनाने वाली कंपनीज के लिए, उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए काफ़ी अहम बैठक थी। और डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी हम आपके सामने इसको पेश करेंगे, बट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बैठक आज होती हुई दिख रही है। शरद जी, ईवी की तरफ एक्शन बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स तो ऑफ कोर्स फोकस में आता है, कल एक बड़ा ऑर्डर भी इन्होंने जीता, बट और कोई स्पेस ईवी के लिहाज से जहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, ब्रॉडली ईवी के हिसाब से टाटा मोटर्स तो ऑब्वियसली फर्स्ट बेट रहेगी, जहाँ हमारे टारगेट्स काफ़ी ऊपर के हैं। और दूसरा एक स्टॉक है अतुल ऑटो। हमें लगता है 3 व्हीलर्स में इस पीरियड में बहुत बड़ा रैंप अप आया नहीं है, सबसे स्लो रैंप अप 3 व्हीलर्स में ही आया है। और जैसे जैसे स्कूल्स वगैरह की रीओपनिंग वगैरह हो गई है, मेरा मानना है कि 3 व्हीलर्स में अब यह रैंप अप आना चाहिए, जिसका असर आपको अतुल ऑटो के नंबर्स में देखने को मिलेगा। कंपनी ने कैपेक्स भी किया है, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह लॉन्च भी किए हैं, और जैसा हब एंड स्पोक मॉडल लॉजिस्टिक्स में काफ़ी अग्रेसिवली इंडिया अडॉप्ट कर रही है, तो इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेंज मिलनी चाहिए अगले 2-3 सालों में। तो ये आपके लिए राय इस वक्त ऑटो स्टॉक्स पर। आइए अगला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए वक्त है चार्ट कॉर्नर का, उसके बाद बसिन साहब से करेंगे मुलाकात। बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये जो आप पे आरोप लगा है छुट्टी पर है, अनिल जी छुट्टी पर नहीं है, आप तो सारे नियम अनिल जी फॉलो कर रहे हैं। अभी वसीम साहब से पहले हमें चांस दिया, उसके लिए अनिल जी धन्यवाद। और हमारी अनिल जी बिकवाली की राय है ग्लेनमार्क फार्मा पर। एंटायर फार्मा के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और अब ग्लेनमार्क फार्मा भी एक बड़ी वाली नेकलाइन को तोड़ रहा है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिकवाली की राय है ग्लेनमार्क फार्मा पर एक ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक में और नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चले। 385 रुपए पर 385 पर स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट करना है। पहला टारगेट होगा 372 रुपए का, 372 का, और इवेंचुअली 365 तक फिसलना चाहिए। तो 372 365 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में हमारी बिकवाली की राय। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क में बिकवाली करने की राय आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जहां पर शॉर्ट करने का मौका आपको दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका बसिन साहब। बड़े क्रूशियल लेवल पर है मार्केट। 16,400 आप कह रहे थे, यही 350-400 सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास है। बैंक निफ्टी जरूर 35,000 के थोड़े अहम लेवल के थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बताएं सर, क्या व्यू है आपका? अनिल जी, मेरा व्यू वही है, स्थिर है 1300, 350, 13,330 ये आप। और आपको पता है कल पॉलिसी है, आज यूएस फ्यूचर्स वीक थे, बट ऑल दैट इज इन द प्राइस। अनिल जी थोड़ा सा एक हफ्ते का बाद भी देखिए, 15 जून के बाद आप अगर उसके लिए चेष्टा कर सकते हो तो दीज डिक्लाइंस आर बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप देख ही रहे हो सरकार की तरफ से कितना मूव है, और अब ईवी और सोलर पैनल पे तो कोई दो राय नहीं है। द यूएस इज गोइंग होल हॉग, और यहाँ पे मैं आपको फिर बोलता हूं कि यू वोंट बी सरप्राइज सेकंड हाफ ऑफ जून में अगर $20 क्रूड ही गिर गया तो कहां से कहां शेयर बाजार में फिर वापस वो तेजी आ जाएगी। इस कारण से अपडेट भी दे दूं, कल परसों आपको गेल दिया था, आज का आउट परफॉर्मर है, और वो रीजनिंग जो थी वो सही थी कि क्रूड प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस गोइंग अप वेरी बेनिफिशियल टू गेल। सुबह आपको 3 कॉल दी थी, अभी भी मैं कायम हूं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, आप मान 6 रुपए डिविडेंड है, 8 रुपए डिस्काउंट है, तो आप देख रहे हैं कैसे शॉर्टिंग हो रही है। वैसे ही 150 रुपए डिस्काउंट पे आपको श्री सीमेंट था, वो कवर हो गया, वो वापस जाएगा 20,300। और तीसरा था सिप्ला, वो वही 968.70 का भाव है। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं।
बिल्कुल सर, बताएं आज की फ्रेश अब 2 पिक्स। अनिल जी, सबसे बढ़िया लार्ज कैप लेने का ग्रेसिम 1320 का भाव है, 1290 का स्टॉप लॉस रखिए, 1450 का टारगेट। वीएसएफ विस्कोस स्टेपल फाइबर में सबसे टॉप प्लेयर है, और जो भी इसमें वीकनेस थी इज मोर टू डू विद बैलेंसिंग एक्ट बिकॉज ऑफ सीमेंट एंड सो ऑन। होल्डिंग कंपनी भी है ये, लेकिन आई थिंक अब इस भाव पे इट इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। 1320 में लीजिए, 1290 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। दूसरा पिक आप ऑटो में देख रहे हैं किस तरह की रंगत है, तो अपोलो टायर लीजिए, लार्जेस्ट प्लेयर इन द सीवी साइकिल, और आप बालकृष्णा के नंबर देख चुके हैं, अपोलो के देख चुके हैं। 207 रुपए में लीजिए, 2.5 रुपए इसमें डिस्काउंट है, 201 रुपए का स्टॉप लॉस, 222 से 224 रुपए का टारगेट इन द नेक्स्ट वीक। ओके, तो 2 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से, ग्रासिम और अपोलो टायर, इन दोनों में आपको करनी है खरीदारी। धन्यवाद वसीम साहब, और कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी 9:45 बजे क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले। कल हाँ, मैं 9:45 बजे से याद आया, 9:45 बजे से आपको क्रेडिट पॉलिसी की बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर देखने को मिलेगी, तो आप क्रेडिट पॉलिसी का पूरा कवरेज देख पाएंगे। 10 बजे आरबीआई की तरफ से पॉलिसी का ऐलान होगा, और पॉलिसी पर हमारे साथ अजय बग्गा साहब होंगे, वृंदा जागीरदार जी होंगी, महेंद्र जाजू साहब होंगे, जो पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे पॉलिसी के सारे जो कुछ भी ऐलान होने वाले हैं गवर्नर साहब की तरफ से। और बाकी एक्सपर्ट्स का सारा पैनल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा सबके चेहरे दिखा दीजिए ताकि इनको ये ध्यान रहे कि ये भी हमारे साथ पॉलिसी पर हैं। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी, हिमांशु जी, आप सब हैं ही। आप ये मत सोचिएगा कि 9:45 बजे हमारा काम खत्म, हम तो निकल जाते, कुछ और प्लान कर लेते हैं, ये सब मिलकर करेंगे। तो आप सब लोग तो हैं ही। हाँ, आप लोगों की छुट्टी नहीं है, वैसे भी छुट्टी के मूड में बोला। बंसल जी, आप क्या कह रहे थे कि छुट्टी के मूड में नहीं है? नहीं अनिल जी, ये देखिए, मेरे को तो अनिल जी कुणाल जी का मैसेज आया था कि बॉस का कोट उतरा हुआ है, तो आप भी कोट उतारे। अनिल जी, कल कोट पहना हुआ था इसलिए मैंने कोट नहीं पहना। और अनिल जी, ऐसे ही ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि छुट्टी पर है। हिमांशु जी एकदम कैजुअल पार्टी टाइप शर्ट पे आ गए कि अनिल जी छुट्टी पर है। छुट्टी पे का अनिल जी सारा काम कर रहे हैं, पूरा पेपर आप मेंटेन कर रहे हैं। बट अनिल जी, एक चीज ध्यान रखिएगा अनिल जी, कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, और आज अनिल जी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो कल हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं सुबह नोटा का प्रयोग करूंगा अनिल जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पहले से प्री अप्रूव्ड नोटा आपको है। लेकिन अगर कुणाल जी कह रहे हैं कि अच्छा मैंने नहीं पहना इसलिए उन्होंने भी नहीं पहना, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, अलाउड। चलिए, लेकिन विश्वेश जी और हिमांशु जी को माफ़ी नहीं दी जाएगी बराबर ना? आपका तो समझ में आया है। इन लोग, ये दोनों ने तो टाई भी नहीं लगाई है। कोई बात नहीं, कल आपको पूरी तरह से सूट बूट में नजर आएंगे हमारे दोनों ही, हिमांशु जी और विश्वेश जी भी। आइए बढ़ते आगे, 16,400 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी 3 बजने की तैयारी में है, और यहां से अब देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन और आगे बढ़ता है। रिलायंस थोड़ा सा सहारा देने की, सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। एक बार जरा इस पर राय दें शरद जी, 2780 के आसपास रिलायंस इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या बाजार का मूड माहौल बेहतर करने की कोशिश हो सकती है रिलायंस से? क्या दिख रहा है सर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जीआरएम्स प्लेस्ड हैं और जिस तरीके से आरपूस में लगातार पिछले 2 क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बढ़ी हुई जीआरएम्स का अब की बार जो इम्पैक्ट आएगा वो चेन्नई पेट्रोल एमआरपीएल में तो खैर प्राइसेस में देखने को मिल ही रहा है। मेरे हिसाब से रिलायंस में भी ये मूवमेंट जो चालू हुई उसी मूवमेंट से चालू हुई है, और इसका असर हमें देखने मिलेगा। तो हमारा जो लक्ष्य था रिलायंस में बिना जीआरएम इम्प्रूवमेंट के, हमारा लक्ष्य करीब 2900 से 3000 के आसपास का था। तो अब विथ जीआरएम्स हो सकता है इस क्वार्टर के नंबर्स में बहुत अच्छा सरप्राइज रहे नंबर्स में, तो रिलायंस बिल्कुल लीड कर सकता है इस रैली को, बिल्कुल लीड कर सकता है। और रिलायंस की बात निकली है तो एक और अपस्ट्रीम कंपनी जिस पर राकेश जी, कुणाल जी से अपडेट लेना है। बंसल जी, 10 की कमाई कल ही ऑयल इंडिया आप दोनों ने सजेस्ट किया था, 260 के लेवल पर सजेस्ट किया था, 315 और 320 के टारगेट के लिए। आज 300 के लेवल पर आ गया है ऑयल इंडिया, तो 2 दिनों में जबरदस्त तेजी है। 7.5-8% डेज हाई पर ऑयल इंडिया बैठा हुआ है। अगर किसी ने ये ट्रेड इनिशिएट करा हो तो अब क्या करना चाहिए? 2 दिन में 315 के टारगेट पर 300 ऑलरेडी आ चुका है। दीपांशु, अगर किसी ने लिया हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा मुनाफे के हाजमे को दुरुस्त करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। ये स्टॉक दीपांशु 325 की तरफ जा रहा है, और जिस तरीके से मोमेंटम आया है, जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। और आज की मार्केट में ऐसे स्टॉक्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो गिरते बाजार के साथ बढ़ जाए, तो ऑयल इंडिया इज वन अमंग देम। तो होल्ड की राय है,
320-325 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, और साथ ही हिमांशु जी की तरफ से भी ये खरीदारी की रही थी फ्राइडे को। हिमांशु जी ने भी कहा था ऑयल इंडिया पर आप खरीदारी कर सकते हैं और उनके टारगेट 350 के हैं, वो भी आप रखिए। और राकेश जी, कुणाल जी को भी पसंद आया है ऑयल इंडिया, कंसेंसस व्यू हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में, और बहुत ही बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर आ रहा है। ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, MRPL, चेन्नई पेट्रो, आज तो सर्किट फिल्टर रिवीजन के बाद ये दोनों स्टॉक्स भी जबरदस्त तेजी में आ रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉकेट्स हैं बाजार की, सिलेक्ट पॉकेट्स जो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, बट उसके अलावा मूव थोड़े सबड्यूड है इस समय। और हनीवेल ऑटो, अगेन ज़्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है इसलिए ज़्यादा अटेंशन नहीं जाती, बट आज 4% की मूव दिखा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली चल रहा है और इस समय अच्छी तेजी में आ रहा है। एक ONGC पर भी राय ले ली जाए मुदित जी की तरफ से। मुदित जी, ONGC क्या करना है? 5% ऊपर जो तेल की मूव आ रही है, डेफिनेटली ONGC उसको मूव कर रहा है और नेचुरल गैस के दाम भी रिकॉर्ड हाइज पर हैं। ONGC में थोड़ा और मोमेंटम दिखता है सर? बिल्कुल दीप, जिस तरह का ब्रेकआउट आज मॉर्निंग में स्टॉक में आया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, और पूरे दिन स्टॉक होल्ड कर पा रहा है, और जिस तरह की बाइंग नजर आ रही है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में बहुत तगड़ा इजाफा देखने को मिला, वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। तो चार्ट्स पर जो कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है यहाँ से 2 से 3 दिन के अंदर 168 से 170 रुपए तक के अपसाइड मूव ONGC में नजर आते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, डेफिनेटली होल्ड कीजिए, बाय करने की भी सलाह है। 170 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 157 का। सुबह ONGC पर मुदित जी की खरीदारी की राय थी। पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर 161 का आ चुका है, 162 पर है अब स्टॉक, वहां पर रखिए नजर। विश्वेश जी ने भी यहां पर खरीदारी की राय दी थी कुछ समय पहले, 150 का कॉल खरीदवाया था, वहां पर भी आपको दोनों टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो ONGC और ऑयल एंड गैस कमोडिटी से जुड़े स्टॉक्स डेफिनेट विनर्स रहे हैं जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, वहां पर अच्छी मूव आई है। पर उसके सामने गुजरात गैस में गिरावट भी आई है। इनफैक्ट आज का टॉप लूजर गुजरात गैस ही है, 525 के भी नीचे इस समय ये आते हुए दिख रहा है। गुजरात गैस पर अब क्या करना है सुमित जी बताएं? 525 तक तो आ गया, और वीकनेस दिखती है या फिर स्टेबल होगा इन लेवल्स पे? जो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया, फ्रेश सेलिंग और बनेगी अगर ये 515 का लेवल तोड़ देता है। 515 के नीचे फिर ये 500 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। बाइंग इसके अंदर तब भी करनी है जब ये एक अच्छा बाउंस बैक, अच्छा रिकवरी दिखाए और ऊपर के अंदर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करे जो कि 535 के पास है। 535 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाय बनेगा, नहीं तो सेल साइड में बने रहे। 515 के नीचे 500 रुपए तक के लेवल गुजरात गैस में देखने को मिल सकते हैं। ये है आपके लिए गुजरात गैस, जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा मूव इस पर आ रहा है नेगेटिव साइड का, और नेचुरल गैस के दाम भी आज हमने देखा है रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं ही। एक और स्पेस जहां पर रखनी है नजर, सीमेंट। रिसेंटली यहां पर काफी सारी खबरें आई हैं, बड़ा डील ऑफ कोर्स हुई है अदानी ग्रुप की तरफ से, अल्ट्राटेक ने बड़े केपेक्स के अनाउंसमेंट किए हैं, बट फिलहाल क्या मूड माहौल है सीमेंट स्पेस का? मई में क्या चल रहा था, आगे जाकर क्या व्यू बन रहा है? एक बार जरा यहां पर अपडेट लिया जाए अरमान की तरफ से। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताएं क्या चल रहा है सीमेंट में नया? देखिए, सीमेंट में जैसे कि हमने पहले Q4 में भी देखा था, जो सबसे बड़ा पेन ये था कि सबके रेवेन्यू तो बढ़ रहे थे बट मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे थे, और उसका मेजर रीजन यही था कि आपके रॉ मटेरियल के भाव तो बढ़ रहे हैं पर आप जो प्राइसेज है, प्राइस हाइक नहीं ले पा रहे हैं। अब Q1 में भी हमारा यही अनुमान है कि जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स वापस प्रेशर में रहेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके रीज़न से जैसे जो भी इनके जैसे रॉ मटेरियल्स है, जिसमें आप लाइमस्टोन ले लीजिए, या फिर मुख्य तौर पर जैसे लाइमस्टोन के अलावा भी अगर देखेंगे तो आप पेट कोक या कोयला है जो चाहिए रहता है, तो उसके जो भी भाव हैं वो भाव तो अभी भी बढ़े हुए स्तर पर। अगर मैं सिर्फ कोयले की बात करूँ तो कोयले में सिर्फ इस महीने में लगभग 10% की तेज़ी दिखी गई है। अब उसी के साथ साथ अगर मेरे रॉ मटेरियल के भाव बढ़ रहे हैं तो मुख्य तौर पर मैं क्या करूँगा, अगर मेरी जो फिनिश गुड्स हैं उन प्राइस की हाइक्स लूंगा। अब प्राइस हाइक्स के लिए पर क्योंकि अभी जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन में वैसे ही डिमांड कम रहती है, तो जो इन्होंने पहले भी जो हाइक लिए थे वो भी रोल आउट नहीं हो पाए क्योंकि डिमांड वैसे ही कम है। तो बढ़ी हुए दामों पर और डिमांड पर अच्छा खासा प्रेशर आएगा, तो जो प्राइस हाइक है वो भी ये नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके चलते जो ओवरऑल ये देखा गया है कि जो लगभग इन्होंने मई मंथ में, क्योंकि डिमांड को कॉप अप करने के लिए उन्होंने 3% लगभग जो औसतन जो भाव है वो घटाए हैं, पर जो इनको प्राइस पास ऑन करना है तो प्राइस हाइक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है उतनी जिसको इसको अकाउंट फॉर कर पाए। इसीलिए आपको दिखेगा शायद कि जैसे आप श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक, बिरला कॉप, हैदलबर्ग ऐसे आपको शेयर दिखेंगे जो पिछले एक महीने में जिन्होंने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। थोड़ा प्रेशर यहाँ पर बन रहा है। आगे जाकर शरद जी कैसी चाल रहेगी सीमेंट स्टॉक्स की? मॉनसून यूजुअली थोड़ा लीन पीरियड होता है, बट बाजार में अनुमान है कि शायद इस बार वॉल्यूम्स डिसेंट रहे, इनके प्राइस हाइक्स की बात चल रही है, हालांकि इस समय कितना स्कोप है ये पता नहीं। आप क्या नजर रखते हैं सर सीमेंट में?
ये मुझे लगता है प्राइमरीली दो फ्रंट्स पे प्राइस का प्रेशर है कॉस्ट का। एक तो आपका रॉ मटेरियल के फ्रंट पे जहाँ पे पेटकोक वगैरह के प्राइसेस इंटरनेशनली काफ़ी बढ़ गए थे यूक्रेन रशिया टेंशन के बाद, तो वो प्रेशर पॉइंट अभी भी है। और दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन का। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी वगैरह कट ऑयल के प्राइसेस में तेल के दामों में सरकार ने कर दिया है, तो उससे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में तो इनको रिलीफ मिलेगी। बट पेटकोक प्राइसेस में या मेटकोक प्राइसेस में अभी तक कोई ऐसा आपको करेक्शन इंटरनेशनली देखने नहीं मिला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट है। बट ये जो करेक्शन है ये लार्जली सेंटिमेंट ड्रिवन है कि नया कंपटीशन आ रहा है और क्या होगा नहीं होगा। बट ये सब चीज़ें एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे होते होते, और बाजार थोड़ा ओवर अग्रेसिव होके इन चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहा है। इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं और लॉन्ग टर्म बेट्स के हिसाब से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है रिवर्सल काफ़ी जल्दी आना चाहिए। रिवर्सल आना चाहिए और ऑलरेडी काफ़ी बड़ा करेक्शन हो गया, तो इन लेवल्स पर अब उतने खराब भी नहीं दिख रहे हैं जहाँ तक सीमेंट की बात है। अल्ट्राटेक एक बार सेक्टर लीडर पर एक चार्ट चेक भी ले लिया जाए। मुदित जी देखें जरा अल्ट्राटेक का चार्ट कैसा लगता है। आज निचले स्तरों से थोड़ा रिवर्सल आया, बट वैसे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहा ये काउंटर। थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन बहुत करेक्शन स्टॉक में हुआ है और चार्ट पर हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। ओवरसोल्ड के बाद बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ इस तरह की इंडिकेशन नहीं आ रही कि रिवर्सल जैसे इंडिकेशन चार्ट पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उछाल में बेच के चलने की सलाह होगी। जब तक हम 5850 5850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक है। हर उछाल में बेच के चलने की सलाह होगी। यह आपके लिए अल्ट्राटेक फिलहाल उतना कन्विक्शन नहीं है और हर उछाल में बेचने की ही सलाह होगी। एक स्टॉक जिसने बहुत भारी उतार चढ़ाव दिखाया और वो है रेमंड। अगर आप पिछले 5 दिनों का एक्शन देखेंगे तो एक दिन में आया था जब इसने 20% का अपर सर्किट लगाया, दूसरे दिन आया 10% का लोअर सर्किट लगाया क्योंकि सर्किट फिल्टर रिविजन के बाद वो मूव आई। उसके बाद आज सुबह हमने देखा 4% ऊपर खुला था। आज देखिए अब देखिए 3-3.5% नीचे है। तो रेमंड बहुत वॉलेटाइल होते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी जरा देखें रेमंड के चार्ट को, क्या चल रहा है सर इस हफ्ते पिछले 5-6 दिनों से काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है इसमें। दीपांशु देखिए अगर आप चार्ट देखेंगे तो जैसे ही स्टॉक ने आप 800-825 रुपए के लेवल्स निकाले थे, एक जबरदस्त वर्टिकल रनअप देखने को मिला था और शॉर्ट टर्म में जो रैली थी वो काफी ओवर स्ट्रेच्ड हो गई थी। मतलब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 900-950 रुपए के आसपास है और स्टॉक 1250 रुपए तक की रनअप दिखाता हुआ नजर आया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है एक बड़े रनअप के बाद। ट्रेंड वाइज मेरा मानना है कि अभी कुछ ऐसा कुछ चार्ट में कोई खराबी नहीं है। लोअर लेवल्स पर लगभग 950-980 के आसपास वापस से सपोर्ट दिखता है, जिन लेवल्स के आसपास वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। रेमंड एक बार शरद जी से भी पूछे। शरद जी इतनी वॉलेटिलिटी रेमंड में, वैसे अगर आप देखें तो रिसेंटली स्टॉक ने उतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं दी और टेक्सटाइल तो फोकस में रहा है, बट ये रिसेंटली रेमंड में क्या चल रहा है सर, कोई राय? बेसिकली मुझे लगता है वो जो रियल एस्टेट वाली डील इनकी जो होने वाली है उसके चक्कर में थोड़ा यूफोरिया ज्यादा हो गया है। बट जो मैंने लास्ट देखा था और जितना मुझे याद है एसओटीपी के हिसाब से 1050-1100 के आसपास की फेयर वैल्यू स्टैंड होती है स्टॉक की। तो इन प्राइसेस पे अब बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो इन प्राइसेस पर कुछ ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है, बट वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रेमंड में बढ़ रही है और बाकी स्टॉक्स के मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल काउंटर रहा है इस पूरे स्पेस का। तो रेमंड पर रखिए नज़र, एक्शन में ये काउंटर आ रहा है। आज दूसरी तरफ का सुबह 4% ऊपर खुला था, अब आपको 4% नीचे ये गिरते हुए दिखेगा। एक और स्पेस जहां पर रखनी है नजर और वो है ऑटो स्पेस, और कुछ इंटरेस्टिंग खबर है ऑटो स्पेस पर, वो हम आपको बता रहे हैं। पर उससे पहले इसी स्पेस पर एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश के विशेष बताएं सर। बाय करना है M&M का फ्यूचर 1040 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये स्टॉक ने रेजिलियंस दिखाया है ये पूरे फॉल में, प्लस ये स्टॉक में जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 1100 की ओर जा रहा है। यहाँ पे 1050 का कॉल ऑप्शन 26 रुपये 25 रुपये मिल रहा है, उसको भी खरीद सकते हैं। फ्यूचर पे दीपांशु मुझे लगता है 1030 का मतलब 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा करंट लेवल से, और अगर 1050 के कॉल की बात करें तो यहाँ पे 22 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। मुझे लगता है along with the market, I think M&M is going to outperform overall auto sector as well as the market as well.
ये आउट परफॉर्म करने वाला है और पूरे ऑटो स्पेस पर रखिए नजर। बाय ऑन डिप स्टोरी हम काफी टाइम से हाईलाइट कर ही रहे हैं और अभी भी वो मेंटेन्ड है। एमएनएम डेज हाई पर आ रहा है, ऑटो इंडेक्स डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी आप थोड़ा एक्शन बन रहे हैं और ऑटो से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग खबर भी है जो थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पर एक बार कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी ने कुछ और नई ऑब्जर्वेशन करी है इस समय। कुणाल जी बताएं सर। देखिए, ऑब्जर्वेशन दीपांशु ये है कि जो अभी पोल्स चल रहे हैं अनिल जी के साथ, तो उसके रुझान में देख रहा था, तो अनिल जी मेरी विक्ट्री तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। आपका क्या कहना है अनिल जी इस पर? हाँ, तो मतलब आपकी हार में आपकी जीत है कुणाल जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, अगर आप मेरे सामने 31% वोट लेकर आए हैं, देखिए सुनिए, सो हाँ जी सुनिए, बिल्कुल अनिल जी। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो अनिल जी ये है कि जिस तरह अगर मान लीजिए कोई मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो और उसको 500-600 वोट भी मिल जाएं तो वो अपने आप को भाग्यवान समझता है अनिल जी। तो अनिल जी, आपके सामने अगर 31% वोट मिल रहे हैं तो मैं मान रहा हूं अनिल जी जीत मेरी हुई है। और दूसरी बात अनिल जी ये है, देखिए अगर आप इस वोट प्रतिशत को डिटेल में देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि महिला वोट जो है वो सबसे ज्यादा मुझे ही पड़े अनिल जी। तो अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट वोट है महिला वोट। तो अनिल जी, मैं तो वैसे ही जीत चुका हूं। तो ये कैसे पता चला कि महिला वोट आपको पड़े? इसमें ये बाइफर्केशन कहां से आया, या आपने अज्यूम किया है ये? अनिल जी, डिटेल रिसर्च अनिल जी। और किसको पढ़ेंगे अनिल जी महिला वोट? आप चाहें तो फिर एक पोल करा के पूछ लीजिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करता हूं, कुणाल जी की सारी बहनों ने कुणाल जी को वोट दिया, देना भी चाहिए। बहनें अगर भाइयों को वोट नहीं देगी तो किसको देगी? तो कुणाल जी बिल्कुल आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई, पहली चीज। और दूसरी बात, जो 31% आपका वोट शेयर आया है, उस 31% वोट शेयर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए बंसल जी को, क्योंकि बंसल जी ने कहा है मुझे पहले ही कि ये आप पोल तो डाल रहे हो, कम से कम 25% वोट आपके उधर शिफ्ट करवा देना कुणाल जी की तरफ, नहीं तो अगली बार कुणाल जी कभी खेलेंगे नहीं। कुणाल जी साफ मना कर देंगे, मैं नहीं खेल रहा। तो अगर आपको अगली बार भी कोई पोल करवाना हो तो 25-30% वोट उधर डाल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत बहुत बधाई कुणाल जी, शानदार प्रदर्शन करने की, मजा आ गया। और कितने वोट आए अब तक? 6098, 6100 वोट आए हैं, और क्या चाहिए? बहुत ही गजब, कमाल है, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में। अगला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए ही है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर्स। अनिल जी, ऑटो स्पेस मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हमारा पिक ऑटो स्पेस से ही है, हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प के अंदर कल तक गिरावट चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, और आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए 5 दिनों से हीरो मोटोकॉर्प करेक्शन दिखा रहा था और एक मेजर एवरेज यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन पाकर वापस तेजी बन रही है, और एक पैटर्न भी चार्ट पर बन रहा है जिसको पियर्सिंग लाइन रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है हीरो मोटोकॉर्प में। 2540 पर एक स्टॉप लॉस रखें 2540 पर। पहला टारगेट होगा 2650 रुपए का, 2650 का, और इवेंचुअल टारगेट है 2720 का। तो एक बड़ा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा और इसके लिए खरीदारी की राय है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प लगातार हम कह रहे हैं कि अगर आपको खरीदारी करने का जब भी मन करे तो खरीदना आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक्स, ऑटो, ये दो सेक्टर सबसे पहले। और अब आप देखिए बैंकिंग शेयरों में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। जहां हमने रिकमेंड किया था वहां से बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है, अब 35,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 बजे के पहले निफ्टी ने तो 16,400 को पार किया है। रिकवरी हल्की फुल्की 35-40 अंकों की डाउ फ्यूचर्स में भी होती हुई दिखी है। 135-140 पॉइंट नीचे जो डाउ फ्यूचर्स आप 100 पॉइंट नीचे रह गया है, तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार आपको बनते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्लोजिंग करते करते 35,000 के ऊपर हो पाते हैं, ऐसा लग रहा है।
कि दीप बचे हुए 20-25 मिनट में थोड़ी और रिकवरी के आसार बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। आइए ऑटो की बात चल रही थी, तो ऑटो स्टॉक्स में स्पेशली टू व्हीलर्स में क्यों इतनी मजबूत रफ्तार बनी हुई है, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए क्या हो रहा है ऑटो स्टॉक्स में? बिल्कुल सर, ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह की मजबूती वापस से बनती हुई नज़र आ रही है वो तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से पेंडेमिक के बाद अनलॉकिंग होती हुई नज़र आई है, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है। बट लार्जली काफ़ी सारे डीलर्स, यानी कि आप रिटेल लेवल पर देखेंगे तो थोड़ी सी बिक्री वहाँ पर सुस्त होती हुई नज़र आ रही है। स्पेसिफिकली आप देखिए यहाँ पर जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं वहाँ पर जो डिस्पैचेस किए जा रहे हैं उस पर थोड़ी इन्वेंट्री लेवल जो आमतौर पर 15 से 30 दिनों की होती है वो अभी 60 दिनों पर हो चुकी है। तो यही देखना है कि आगे चलकर किस तरह की डिमांड जो है वहां पर आती है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो यहां पर प्रीमियम बाइक्स की जो सेल्स है वहां पर अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अनलाइक एंट्री लेवल या फिर आप स्कूटर लेवल पर बाइक्स देखें तो प्रीमियम लेवल बाइक्स आप देखिए बजाज ऑटो आपने देखा कि किस तरह की शानदार तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई है 2 दिन पहले ही। तो वो कहीं ना कहीं एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो प्रीमियम बाइक्स है वहां पर अच्छे इन्वेंट्री लेवल्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। वहां पर क्लियरली ऑफ द शेल्फ्स जो है आपको जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके व्हीकल्स हैं वो निकल रहे हैं एज कंपेयर टू एंट्री लेवल बाइक्स। तो वो एक थोड़ा सा बाइफिकेशन अभी ये देखना होगा कि इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से किस तरफ मूव करने वाली है। बट लार्जली अगर आप देखें तो यहां पर थोड़ी सी इन्वेंट्री लेवल जो है वो एंट्री लेवल बाइक्स के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब यही देखना होगा कि आगे चलकर जो ईवी का रुझान है और जो प्रीमियम बाइक्स का रुझान है वो किस तरफ बैठता है और जो एंट्री लेवल जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं वो किसको चुनते हैं। बिल्कुल, तो नज़र रखिए ऑटो स्पेस पर। हालांकि मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है और इस समय देखिए अच्छी खरीदारी भी हो रही है, डेज हाई पर एक काउंटर्स आ रहे हैं, बट क्या डीलर लेवल पर थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कुशल हाईलाइट करते हैं। देखते हैं ये ट्रेंड सस्टेन करता है या फिर रीसेंट ट्रेंड ही है और शायद पोस्ट मानसून आप वापस सेल्स बढ़ते हुए देखें। बट इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है ऑटो स्पेस के लिए जिस पर आपको रखनी है नज़र रखिए एक दो और काउंटर्स पर। और टेलीकॉम से जुड़े स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इंडस टावर्स पर हम थोड़ी मूव आते हुए देखते थे। स्टरलाइट टेक का चार्ट देखिए, इस पर भी एक मूव आती हुई दिख रही है। आईटीआई भी आपके रेडार पर होना चाहिए। नेल्को जिसकी सुबह बात हो रही थी वो भी एक और काउंटर है स्पेस में, उस पर रखिए नजर। तो थोड़ा टेलीकॉम से जुड़े स्टॉक्स में भी आपको एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। पर आइए एक और कॉल तैयार है विश्वेश जी की तरफ से। बढ़िया फॉर्म में है विश्वेश जी, आइए बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। बताएं सर। विश्वेश जी, आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। ओके, थोड़ा इशू आ रहा है विश्वेश जी के ऑडियो के साथ, बट इंटरेस्टिंग कॉल विश्वेश जी दे रहे हैं। तब तक आइए विश्वेश जी के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। हिमांशु जी अपने कॉल के साथ है तैयार। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु जी, मेरे पास दो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, एक लॉन्ग साइड की और एक शॉर्ट साइड की। तेजी में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है टाटा पावर, और मुझे लगता है कि जिस तरह का टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, अगर कल कोई बाजार नेगेटिव सरप्राइज नहीं देता तो कल के सेशन में टाटा पावर में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर इसको हम प्ले करेंगे, 235 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 6.5 रुपए का। यहाँ पर टारगेट जो मैं देखता हूँ वो 12 रुपए का पहला टारगेट और 16 रुपए का दूसरा टारगेट टाटा पावर में आता हुआ नजर आ सकता है। दीपांशु, ये स्टॉक जैसे ही 235 रुपए के ऊपर निकलेगा, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में आते हुए नजर आ सकती है। 242 250 रुपए तक वन वे मूव टाटा पावर में आने के लिए तैयार है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये प्रूडेंट कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का। 5 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और चार्ट फॉर्मेशन जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो इमिनेंट है। तो 235 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है टाटा पावर की। और वहीं पर शॉर्ट साइड में आइडिया है डेल्टा कॉर्प में। दीपांशु, यहां पर मुझे लगता है कि 200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ब्रीच हुआ है और 200 के नीचे गया है स्टॉक, तो ये 190 185 तक के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार है। यहां पर 195 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदनी है जो कि 8.5 9 रुपए की रेंज में
करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। यहाँ पर भी 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मेरा मानना है कि यहाँ पर भी आपको 12 और 15 रुपए के टारगेट्स डेल्टा कॉर्प की 195 की पुट में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो टाटा पावर में लॉन्ग आइडिया, डेल्टा कॉर्प में शॉर्ट आइडिया। लॉन्ग टाटा पावर, शॉर्ट डेल्टा, और दोनों में ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड करें, ये आ रही है राय आपके लिए इस समय हिमांशु जी की तरफ से। इस बीच अनिल जी, आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगा सर। बैंक निफ्टी 35,000 का पहला टारगेट जो था, अभी थोड़ी देर पहले 2,000 में खरीदारी की राय दी थी, वो हिट होते हुए दिख रहा है। 35,000 के ऊपर स्पॉट में बैंक निफ्टी आ गया है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है सर? वो सुना नहीं क्या दीप आपने? अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है शॉर्ट कवरिंग की। मुझे लगता है कि थोड़ी कल सुबह तक रहनी चाहिए। तो एक जो डे ट्रेडर्स है वो थोड़ा दिन के एंड तक होल्ड करें, और अगर आपको 35,075, 35,100 अभी मिल जाता है और आप डे ट्रेडर हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिन लोगों को थोड़ी सी रिस्क लेने की ताकत है वो कैरी भी कर सकते हैं कल के लिए। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर लीजिए। क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं हो रही। 16,350 के नीचे निफ्टी बंद हो रहा होता तो टेंशन देता था, तो 16,350 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक ठीक है। हाँ, 16,500 के नीचे बंद होना अपने आप में थोड़ा खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 16,350 का था तो वो ट्रिगर नहीं हो रहा। अब आइए बैंक निफ्टी 35,250 के नीचे, 35,000 के नीचे अगर आप बंद हो रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 35,000 के आसपास, इसके ऊपर थोड़ा हम बंद हो पाएंगे तो आप कल के लिए एक बार अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो मेरा ये समझना है एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप और दिन के लिए किया है तो 35,075, 35,100 स्पॉट लेवल में बता रहा हूँ, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ी पोजीशन आप कल के लिए भी कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी तो अगर आप चाहें तो थोड़ा और ऊपर के लेवल्स आने दीजिए, मुनाफा वसूली करिए या फिर कैरी फॉरवर्ड करिए। बट पहला टारगेट हिट हो चुका है निफ्टी बैंक पर अनिल जी का। और उससे पहले, थोड़ी देर पहले विश्वेश जी की भी कॉल आई थी, उसका भी अपडेट लेते हैं और साथ ही एक नई कॉल भी उनकी लेते हैं विश्वेश के विशेष में। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, मुझे लगता है मेजर शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है मार्केट में, बिकॉज जिस हिसाब से 35,800 को हमने होल्ड किया और जिस हिसाब से फ्यूचर में अनवाइंडिंग है और 35,000 के कॉल में प्री इवेंट इतना एक्सेस राइटिंग था, मुझे लगता है बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट यहाँ से चलना चाहिए। 15 मिनट बाकी है तो शायद आज ना हो, लेकिन कल हो सकता है। तो मुझे लगता है मार्केट में पुल बैक के रुझान के हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक तेजी का स्टैंड ही रखना चाहिए। तो जो मेरा कॉल है अभी वो है एक्साइड इंडस्ट्री, 148.30 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए दीपांशु, बिकॉज ये स्टॉक अलॉन्ग विद ऑटो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करना चाहिए। मुझे लगता है बैटरी स्टॉक्स के अंदर में एक मूवमेंट है, एक अच्छा मूव आया था 130 to 150 का, उसके बाद 3 से 4 दिन से कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। 146 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। मुझे लगता है 153 और 156 के टारगेट के लिए एक्साइड को कल के लिए कैरी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का हमने जो कॉल दिया था 34,800 का दीपांशु, उसने 460 का हाई बनाया, हमने 370 पर रिकमेंड किया था। मुझे लगता है वहाँ पे भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रेस्ट ऑफ द पोजीशन को कल के लिए होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 35,400-500। 35,400, 35,400 जो कल का हाई है, 35,425 लगभग उस लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती हुई दिख सकती है। जी हाँ, 35,424 कल का हाई है, वो स्पॉट लेवल बता रहे हैं हम, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। 35,000 के बड़े लेवल के आसपास बैंक निफ्टी है, 16,400 के बड़े लेवल के आसपास निफ्टी है। और वक्त है जय ठक्कर से मुलाकात करने का, कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे? ऐसा क्यों फील आ रहा है कि कोई न कोई कॉल ऑप्शन लेने का आपका मन कर रहा होगा? बिल्कुल सही है अनिल जी, आपका जजमेंट तो अनिल जी आप पढ़ ही लेते हो, आप माइंड तो पढ़ ही लेते हो सभी लोगों का, एकदम परफेक्ट। और सही बात है अनिल जी, कॉल ऑप्शन ही रेकमेंड कर रहा हूँ। पहले तो अनिल जी आपको और विश्वेश को बधाई बैंक निफ्टी पर, और बधाई लेना भी चाहूंगा फ्रॉम हिमांशु जी, बिकॉज टाटा पावर पे मेरा भी एक बाय रिकमेंडेशन है और उन्होंने भी अभी दिया, और इनफैक्ट सही लेवल दिया उन्होंने भी। 235 के ऊपर निकलते ही एक अच्छा शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है, जो मेरा भी व्यू पॉइंट है। और जैसे विश्वेश ने कहा कि 34,400 के लेवल्स तक आ सकता है जी, मेरा यही मानना है। 34,400-500 ये रेंज टेस्ट कर सकती है। इसलिए सुबह लाइफलाइन मैंने लेकर आपसे बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था और वो अभी भी ओपन है कॉल।
40 पॉइंट वहां से नीचे, बट आई थिंक दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड फ्रॉम हियर ऑन इज अगेन देयर। अच्छा मूव हमें 35,000 के ऊपर फिर से देखने मिल रहा है, एंड यही एक लेवल है एनर्जी जो मैं वॉच आउट कर रहा था मॉर्निंग में भी और अभी भी। इनफैक्ट फॉर द एंटायर डे बैंक निफ्टी का 35,000 का जो एक लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक शार्प मूव आया है और 35,000 के ऊपर अब टिक भी रहा है इन द फाइनल क्लोजिंग टाइम हाफ एन आवर, प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि एनर्जी 35,400 35,500 ये रेंज टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी ऑन दी अपसाइड। सो यहां से लगभग 400 450 पॉइंट का एक अप मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए बैंक निफ्टी के वो ऑप्शन में तो हम पोजीशंस ओपन ही रखेंगे जो 35,000 का है। बट देन एनर्जी ऑटो स्टॉक्स में एक जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, और उसमें से इनफैक्ट महिंद्रा है जिसमें लाइफ हाई पर चल रहा है, अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 1-2 दिनों का कंसोलिडेशन तो खत्म हुआ है, अब फिर से अप मूव स्टार्ट हो चुका है इसमें। तो महिंद्रा का 1040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदा, 32 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है एनर्जी। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। पहला टारगेट एनर्जी इसका निकल रहा है 46 का, एंड सेकंड टारगेट वुड बी 53। सो 46 एंड 53 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीद रहा है। एमएनएम का 1040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे एनर्जी जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा डाउन साइड में दैट इज 2550। सो आप रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे तो लगभग 6.5 पॉइंट्स के आसपास का डाउन साइड रिस्क है, पर अपसाइड पोटेंशियल एनर्जी काफी है इसमें। सो महिंद्रा पर तेजी करके चले, और बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू पॉजिटिव है, वहां पे बने रहे। एनएम बेसिकली ऑटो काउंटर्स पर ही फोकस बना हुआ है, और विश्वेश जी की तरफ से आप धन्यवाद स्वीकार करें, क्योंकि विश्वेश जी का भी कॉल एमएनएम पर अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो पसंद आ रहा है ऑटो काउंटर्स में। एक्साइड विश्वेश जी को एमएनएम, और जय को भी पसंद है एमएनएम। भसीन साहब अभी थोड़ी देर पहले अपोलो टायर्स खरीद करके दिए गए थे। चार्ट कॉर्नर में आपने हीरो मोटो के कॉल देखी है, तो ऑटो ही फेवरेट है। मोदी जी को टीवीएस मोटर्स पसंद आया था। ऑटो काउंटर्स अच्छा एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है। आइए बैन से बेनिफिट चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। 2 हफ्ते होने वाले हैं आशीष, इस सीरीज को फाइनली बैन में आने के लिए तैयार है कोई स्टॉक? पहला स्टॉक होगा दीपांशु, अभी तो कोई है नहीं जैसा कि आपने बताया, लेकिन डेल्टा कॉप ऐसा है जिसकी लगातार पोजीशंस आप देखें तो लगातार बढ़ती जा रही थी। आज 95 आंकड़े को जो है 95% के आंकड़े को अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है। फिलहाल अपडेटेड आंकड़ा आपको बताता हूँ, 113% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो इसको बैन में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। 3:20 हो चुके हैं, 10 ही मिनट बचे हैं, तो स्टॉक पक्का बैन में आएगा। पक्का बैन में आ सकता है डेल्टा कॉप, इस पर रखिएगा नजर। लगातार कमजोर रहा है और आज 200 का भी स्तर इसने तोड़ा है। चलिए नजर है डेल्टा कॉप पर हमारी, बट आखिरी 10 मिनट है ट्रेड के। चलते हैं अनिल जी के पास और ले लेते हैं उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, हमारे बाजार जरूर थोड़ा निचले स्तरों से सुधरे हैं, बट वैसे डाउ फ्यूचर्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ है लास्ट स्ट्रैटेजी से अब तक। 140 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 0.5% की कमजोरी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती है, 0.5 से 1% की गिरावट है। कच्चा तेल $1 ऊपर से नीचे आया, 120 पर था। ब्रेंट अब 119 पर आपको आते दिख रहा है। कुछ ज्यादा खास नहीं है मूवमेंट। रुपया भी सुबह से ही कमजोर था, वह उन्हीं लेवल्स पर बना हुआ है, तो कुछ ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट थोड़ा रिकवर करके हमारे बाजार इस समय दिख रहे हैं। 16,400 पर निफ्टी, क्या करना है सर? देखिए, वैसे तो जिन लेवल्स के आसपास बंद हो रहे हैं तो बहुत बुरे नहीं हैं, और हमने आज एक एग्रेसिव कॉल भी दिया था। तो अगर आपने बैंक निफ्टी में खरीदारी की है तो इंटरडे ट्रेडर से तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 35,000 के ऊपर स्पॉट लेवल पर, 16,400 के ऊपर स्पॉट लेवल पर निफ्टी है, तो ओवरनाइट रिस्क कम रखनी है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। या अगर आपकी पोजीशन जो भी उसकी 50% 80% जितना भी आप बुक करके, ताकि रिस्क ओवरनाइट के लिए मिनिमम रखें, वो बेहतर है। हालांकि व्यू ठीक है, कोई ऐसा बुरा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरसोल्ड मार्केट है। एक शॉर्ट कवरिंग आनी थी, सही लेवल से आनी थी, वो सही पकड़ में आ गई, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं कल का फिर से, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको देख लेना है। अब आइए मैं डेटा के लिहाज से 3:20 की स्ट्रेटेजी दूं। 16,400 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आप 16,500 के नीचे बंद होते ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन 16,350 और 16,500 इस रेंज में जब आप बंद हो रहे हैं तो अभी भी एक उम्मीद रख सकते हैं कल एक्सपायरी और मार्केट थोड़े से ओवरसोल्ड है। सो आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन है
तो आपको 16,200 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन है तो 16,600 का कॉल ऑप्शन खरीद के हेज कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी है। 200 पॉइंट से बड़ा मूव आपको ऊपर या नीचे मिलेगा नहीं, तो उतनी हेजिंग काफ़ी है। उससे ज़्यादा हेजिंग हुई, उससे ज़्यादा अगर बड़ा मूव आए तो किसी खबर की वजह से आएगा और उस एबनॉर्मल किसी न्यूज़ की वजह से ही आपको ओवरनाइट हेज होना पड़ता है, अदरवाइज आप एकदम बैलेंस्ड है। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास आप बंद हो रहे हैं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 34,800 का पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर ले, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 35,500 का कॉल ऑप्शन खरीद के आप हेज करें। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नई पोजीशन बनाने की राय अभी नहीं है, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसे आप ट्रेल कर सकते हैं ताकि आपके लिए दीप 125 पॉइंट 150 पॉइंट का कुशन है बैंक निफ्टी में, अगर आपने निचले स्तरों पर खरीदा है तो। उस लिहाज से आप अपनी पुरानी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। फ्रेश पोजीशन कल सुबह बनाई जाएगी, देखा जाएगा। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, तो फ्रेश पोजीशन कल सुबह बनाई जाएगी। अगर मौजूदा पोजीशन है, कॉन्फिडेंस है तो होल्ड कर लीजिए हेज बनाकर, या फिर कल आइए और फिर नई पोजीशन आप लेकर जाइए। बट उतना खराब नहीं है बाजार का मूड माहौल जितना शायद थोड़ी देर पहले दिख रहा था। और चुनिंदा हाई बीटा बैंकिंग नेम्स में आपको मूव आती हुई दिख रही है। आरबीएल बैंक पुल अप करिए, सिटी यूनियन बैंक पुल अप करें, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे ये हाई बीटा बैंक्स में आप थोड़ा थोड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहे हैं। सभी में स्पाइक आ रहा है। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी मूव आ रही है, पीएनबी में भी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो कल पॉलिसी से पहले कुछ फाइनेंशियल्स हैं जो फोकस में आ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस की भी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इस पर भी रखनी है नजर। तो चुनिंदा हाई बीटा बैंकिंग नेम्स इस समय फोकस में आ रहे हैं। आरबीएल बैंक, एक बार सुमित जी से राय भी ली जाए। 111 पर सुमित जी, आरबीएल बैंक इस समय थोड़ी मूव दिखाई है इस समय। दिवांशु, बाउंस बैक के संकेत तो मिल रहे हैं। कल अगर ये स्टॉक के अंदर 112 के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और 118 से 120 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से आज एक बार आप वेट करना चाहिए, कल ही इसके अंदर फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। 112 का लेवल्स के हिसाब से ध्यान में रखें, उसके ऊपर 118 से 120 तक का मूव देखने को मिल सकता है और नीचे में 105, 102 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक बाउंस बैक बन सकता है। सभी बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में पिछले कुछ मिनटों में आपने खरीदारी देखी है। ऐसा नहीं कि सारे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बट निचले स्तरों से सभी में खरीदारी आई है। डीसीबी बैंक देखिए, निचले स्तरों से यहां पर एक बढ़िया रिकवरी है। फेडरल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन, एंड देन ऑफ कोर्स दिग्गज बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई। हालांकि ये सारे बड़े वाले बैंक्स थोड़े दबाव में जरूर हैं अभी, बट निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ा थोड़ा सुधार देखा और स्पेशली डीसीबी बैंक ये काफी एक्टिव इस समय होते हुए दिख रहा है। तो नजर रखते हैं, थोड़ा बैंकिंग और एनबीएफसी नेम्स में निचले स्तरों से एक्शन आते हुए दिख रहा है। आरईसी एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए, इस पर भी आप हल्की सी मूव आते हुए देख रहे हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ये थोड़ा एक्शन में आ रहे हैं कल आरबीआई पॉलिसी से पहले। इंडिया बुल्स हाउसिंग, जरा एक बार मुदित जी से इस पर भी राय ली जाए। मुदित जी, कोई व्यू? इंडिया बुल्स हाउसिंग 1.5% ऊपर आ रहा है इस समय सर। देखिए दीप, जिस तरह के चार्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग में बनते हुए नजर आए हैं, एक कंसोलिडेशन बना हुआ है स्टॉक में और कंसोलिडेशन में स्टॉक में लोअर साइड में 107, 108 के आसपास सपोर्ट देखने को मिलता है और हायर साइड में 125, 128 के आसपास से रेजिस्टेंस नजर आता है। तो इसी रेंज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा जब तक अब यहाँ पर 108 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता। कोई बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 108 का। और दीप, मेरे लिए एक बिगुल बजाइए प्लीज। बिगुल मुनाफे वाला मुद्दत। बताएं सर। देखिए, आज सुबह से हम देख रहे हैं ओएनजीसी में काफी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। पूरे सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो उसी सेक्टर से एक स्टॉक जहां पर बहुत बड़ा अपसाइड हमें एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर बड़ा अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी करने की सलाह दे रहे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी 228 रुपए 70 पैसे यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्पॉट के लेवल है, बाय करके चलिए। हमें कल के सेशन में 238 रुपए तक के अपसाइड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 225 रुपए का। देखिए, जिस तरह के चार्ट बने, एक परफेक्ट स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो कंसोलिडेशन बना हुआ था उसमें छोटा सा पेनेंट पैटर्न भी बना है, उसका भी ब्रेकआउट आया है। डेली, वीकली सारे चार्ट पर पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है ये काउंटर। एक बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। 238 से पहले कोई हर्डल नहीं है, सीधे 238 के टारगेट के लिए पेट्रोनेट एलएनजी को बीटीएसटी करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 225 का। पेट्रोनेट पर कॉल। एक क्विक बिगुल विश्वेश जी के लिए भी, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी।
एक कॉन्ट्रेन कॉल है और कॉल है फार्मा स्टॉक पे, लुपिन पे। लुपिन का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है जो अभी 27-26 के आसपास मिल रहा है। मुझे लग रहा है दीपांशु, देखिए फार्मा स्टॉक बहुत ज़्यादा सप्रेस है और ऐसा लग रहा है मेजर सपोर्ट टूट रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा एटलीस्ट बाउंस के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेजर बॉटम हो गया, बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जिस हिसाब से साइडवेज पैटर्न हो चुका है और जिस हिसाब से एक्सेसिव कॉल राइटिंग है, मतलब मैं बता दूं कि हर एक पुट के सामने 2 कॉल राइट है, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड इज 32 लाख वेयर इज द पुट साइड इज ओनली 14 लाख। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेजर ओवरसोल्ड है डेटा फ्रंट पे, प्राइस फ्रंट पे, और एक रैली आने के बाद साइडवेज हुआ और अब मुझे लगता है शायद अपवर्ड रिज्यूम कर सकता है। तो लुपिन का कॉल ऑप्शन खरीदना है 600 स्ट्राइक का। मुझे लगता है यहाँ पे 22.5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अगर थोड़ा टाइम दिया जाए 3 से 4 दिन तो मुझे लगता है 37-38 तक के टारगेट दिखने मिलेंगे। तो 33-38 के टारगेट के लिए लुपिन का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ओके, तो कॉल ऑप्शन खरीदे लुपिन का 600 का। ये एक अच्छी चीज़ हो रही है कि कम से कम फार्मा स्टॉक्स में कहीं कहीं चुनिंदा खरीदारी के संकेत आते दिख रहे हैं और विश्वेश जी को लुपिन पसंद आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 600 वाला कॉल आपको खरीदना है 27 रुपये में, स्टॉप लॉस लगाना है 22 रुपये 50 पैसे का और 33 रुपये और 38 रुपये के टारगेट के लिए करनी है ये खरीदारी। 16,400 के आसपास इस वक्त निफ्टी है और 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी। तो एकदम उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है जहां पर आपके लिए बड़े क्रूशियल लेवल है। डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे, नेस्डेक फ्यूचर्स 75 अंक नीचे। थोड़ा और बेहतर हो सकते थे लेकिन सपोर्ट डाउ और नेस्डेक के फ्यूचर्स हमें मिला नहीं। शायद यही वजह है कि हमारे बाजार थोड़े से एक्शन में होते हुए जितने एक्शन में हो सकते थे उतने नज़र नहीं आए आपको। चलिए, जो भी है 35,000 के आसपास क्लोजिंग हल्की सी नीचे हो सकती है, 16,400 के आसपास क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हो सकती है। ये आपके लिए आज का एक्शन एक बार मैं आपको बता दूं कहाँ से एक्शन भरपूर रहा है। तो तेजी के लिहाज से देखें तो सरकारी कंपनियों ने आज मोर्चा संभाला। ओएनजीसी और एनटीपीसी टॉप गेनर रहे निफ्टी के, और वहीं ऑटो स्टॉक्स रफ्तार में हमेशा आगे रहते हैं जब भी रिकवरी का मूड बने। मारुति, हीरो, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, निफ्टी के सारे ऑटो स्टॉक्स हरे निशान में बंद होते दिखे। निचले स्तरों से हल्की फुल्की रिकवरी फार्मा स्टॉक्स में आती दिखे, जिसमें आप देख सकते हैं डीवीज हरे निशान में बंद होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। लुपिन पर खरीदारी की राय आई है तो ये हल्की फुल्की खरीदारी है। अब आइए कमजोर शेयरों का जिक्र कर लें। 4% के नुकसान के साथ, और आज जय ने टाइटन पर पुट ऑप्शन भी आपको दिया था। हमारे एक्सपर्ट की तरफ से टाइटन पर शॉर्ट कॉल्स भी आती हुई दिखी थी। यहाँ पर आपको क्लोजिंग कमजोर होती हुई दिखी है। 16,404 ये प्रोविजनल क्लोजिंग है और 34,978 ये प्रोविजनल क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की और निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग, निफ्टी 164 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 332 अंक नीचे और सेंसेक्स 592 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा है। तो ये आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग है। फाइनल क्लोजिंग का हम करेंगे इंतजार, और जब तक फाइनल क्लोजिंग आए तब तक डीप बताइए। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 16,400 के ऊपर 16,416 की आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 35,000 पर 34,996 पर बंद होता हुआ ये है आपके लिए। और सेंसेक्स में 567 अंकों का नुकसान 55,100 पर बंद होता हुआ। चलिए, विदा लेने का वक्त है। तीनों दिन लगातार कमजोरी रही है। कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, कल सुबह हम मुंबई स्टूडियो से आपके साथ में होंगे। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, विश्वेश जी और साथ ही हिमांशु जी, जय ठक्कर और शरद अवस्थी साहब, मुदित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आज क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।